एक सर्दियों की रात थी। आग के अलाव के चारों ओर दरबार के लोग बैठे थे। बातों का सिलसिला चल रहा था। अकबर ने कहा, आज कुछ अलग सुनिए, ऐसी बातें जो किस्से खानियों से भी परे हों। तभी दरबार में एक नौजवान जिसका नाम गोपाल था सामने आया। गोपाल का चेहरा फीका और आंखें थकी हुई थीं। उसने नम्रता से माथा ठोकते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे गांव के पास एक पुराना हवेली सा मकान है। लोग कहते हैं वहां भूत हैं। कल रात वहां से कई आवाजें आईं और गांव वाले भयभीत हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई सलाह दें कि इसका इलाज कैसे हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, क्या तुम कुछ कर सकते हो? बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, आपको सिर्फ मेरे साथ चलना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं, भूत कभी इंसान से ज्यादा डरते नहीं, बस समझने की चीज चाहिए। संपूर्ण दरबार चुप हो गया। कुछ लोग इस पर हंसे, कुछ ने आंखें पतली कर दी। बीरबल ने अपनी पगड़ी संभाली और कहा, गांव का नाम बताइए। गोपाल ने बताया और अगले ही दिन बीरबल और कुछ सैनिकों के साथ उस हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शोर शराबा हुआ। गांव के लोग खिड़कियों से झांकते रहे। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी, पेड़ों से घिरी, उसके चारों ओर झाड़ियों का घना जाल था। घर का ढांचा पुराना, दरवाजे चर्र चर्र करते हुए बंद थे। पर बीरबल ने जैसे ही कदम रखा, गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, हमने कई बार कोशिश की पर कोई भी घर के अंदर नहीं जा पाया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो फिर आज मैंने तय किया है कि मैं अंदर जाकर इस भूत प्रेत से बात करूंगा। गांव वाले हंस पड़े और कुछ डर भी गए। रात होने को थी, चांद आधा सा जाग रहा था। बीरबल ने कुछ तूफानी आवाजें निकाली, पर नाटकीय तरीके से नहीं। वह समझदार ढंग से हर चीज की जांच करता था। उसने पहले दरवाजा ठोका, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोला हो। अंदर अंधेरा, पर दीवारों पर पुराने चित्रों की छाया थी। फर्श पर धूल की परत और कहीं कहीं मूसलाधार जाले। बीरबल ने कपड़े ऊपर किए और अपने साथ ले आए दिए माचिस के डिब्बे जलाए, पर वह अकेला प्रकाश नहीं था जिसने वातावरण को बदल दिया। हवेली के भीतर चलने पर उन्हें हल्की गंध मिली, किसी सूखे फूल की, पर उसमें कुछ और भी था, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी हमसे कुछ कह रही हो। बीच के हॉल में पहुंचकर बीरबल ने आवाज दी, जो भी है बाहर आकर मुंह खोल ले, पर झूठ ना बोले। यहाँ किसी ने बीरबल की बात पर मुस्कुराहट भी नहीं दिखाई, पर हवा में एक धीमी चीख सी गूंजी। सैनिकों के मन में भय ने पैर पसार लिए, पर बीरबल ने आराम से कहा, डरना मत, यह सब खेल है। हमें पहले यह समझना होगा कि यह असल भूत है या कोई चाल। तभी एक परछाई दीवार से अलग हुई और धीमे धीमे आकार लेती हुई सामने आई। यह कोई ठोस रूप नहीं, पर मानो किसी ने पर्दा उठाया हो और एक सन्नाटा छा गया। परछाई ने धीमे स्वर में कहा, क्यों आना हुआ? यह मेरा घर है। आवाज में किसी पुरानी महिला की उदासी थी। बीरबल ने विनम्र होकर जवाब दिया, हम किसी का अपमान करने नहीं आए हैं, बस यह जानना चाहते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। परछाई ने कहा, मेरा नाम मंगला है। मेरे बेटे का विवाह होने वाला था, पर कुछ जालसाजों ने उसे मार दिया और मेरी जमीन छीन ली गई। मैं यहाँ अटकी रही। गांव की कई कहानियां यही कहती थीं कि जो लोग निर्दोष मृत्यु का शिकार होते हैं, उनकी आत्माएं अपने दुहक और अन्याय को लेकर लौट आती हैं। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। यह वही मोड़ था जहां बुद्धि और सहानुभूति एक साथ काम में आई। बीरबल ने सिर्फ तर्क से काम नहीं लिया, बल्कि दिल से भी बात की। बीरबल ने कहा, मंगला माता, अगर हम तुम्हारी मदद करें और तुम्हें न्याय दिलवाएं तो क्या तुम गांव वालों को डराना बंद कर दोगी? परछाई ने कहा, न्याय? मैंने बहुत रोया, पर किसने सुना? अब तो मेरे आंसू भी थक गए। बीरबल ने शांत आवाज में कहा, हम सुनेंगे।
पर पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच भूत हो या किसी और का खेल? परछाई ने ठंडी हंसी में कहा, मैं कौन हूँ? तुमने तो खुद मुझसे पूछा। दिखना चाहती हूँ तो दिख रही हूँ, छुपना चाहती हूँ तो छुप जाती हूँ। यह जवाब था जिसे बीरबल ने चाहा था, सच्चाई की झलक। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को बताया कि यह आत्मा सिर्फ बदला मांग रही है, पर शायद उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ही शांति मिलेगी। बीरबल ने अपने दिमाग का जाल बिछाया, पर इस बार वह कानून और कूटनीति का सहारा लेकर आया। उसने गांव के सरपंच से कहा, हमें वह दस्तावेज जो जमीन का है दिखाइए। गांव वालों ने कहा कि दस्तावेज चोरी हो गए। बीरबल ने कहा, फिर हमें उन जालसाजों को ढूंढना होगा जिन्होंने दस्तावेज बदले। यहाँ पर बीरबल ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें ना तो किसी को चोट पहुँचती, ना ही किसी पर झूठा इल्जाम लगाया जाता। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को गांव के आसपास जाकर चोरों के निशान लगाने के लिए कहा, और खुद वह उस हवेली में अकेले रहकर परछाई से बातचीत करता रहा, उसकी कहानियों को नोट करता रहा और उसकी यादों के छोटे छोटे संकेतों से यह तलाशता रहा कि कब कौन सी चीज हुई थी। जांच में एक पुराना किसान आया जिसका नाम हरिदास था। उसने बताया कि कुछ साल पहले हवेली में आने वाली एक रात उसने दो अनजान चेहरे देखे जो चुपके से दस्तावेज उठाकर ले गए थे। यह सुनकर बीरबल ने कहा, अच्छा, इन लोगों का पता कर लेते हैं। उसने गांव के सबसे चालाक व्यापारी से चाय पिलाकर बातें की और कहा कि किसी ने हवेली की चाबी खरीदी थी और उसे बेचने वाले को ज्यादा पैसे दिए थे। यह सब सुनकर एक किस्से का सूत्र बन गया। धीरे धीरे सब कड़ी जुड़ते गए। बीरबल ने अदालत में शांत तरीके से सबूतों को जमा किया और लोगों ने स्वेच्छा से अपनी गवाही दी। जांच के दौरान कुछ लोग असहज भी हुए क्योंकि सच सामने आने वाला था। एक दिन जांच के बीच में उसी हवेली में बीरबल ने परछाई से फिर बात की। परछाई ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, कहीं मेरे बेटे का नाम भी उस दस्तावेज पर नहीं दिखता और मैं यही जानना चाहती हूँ कि वह कहाँ गया। बीरबल ने उसे समझाया कि जितना हम रोएंगे उतना ही न्याय दूर होगा। उसने कहा, तुम्हारे बेटे का नाम हमें अदालत की रिकॉर्ड से निकालना होगा, पर पहले जो चोर हैं उन्हें पकड़ना जरूरी है। बीरबल ने अपने चतुर दिमाग से एक और कूटनीति निकाली। उसने गांव में अफवाह उड़ाई कि हवेली की चाबी चोरी करने वाले को इनाम दिया जाएगा अगर वह खुद आए और बताए। इससे भयभीत चोरों के मन में खलबली मच गई। इस तरह का क्लासिक बीरबल स्टेप था। उसे पता था कि डर और लालच दोनों साथ काम करते हैं और उसे लालच का नजारा चाहिए था। कुछ दिनों बाद एक झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति आया और अस्थायी डर से सच बोल गया। उसने बताया कि चुराए गए दस्तावेज को एक शहर के नजदीकी व्यापारी ने खरीदा था। बीरबल ने तुरंत वहां जाकर व्यापारी के पास गया और पूछताछ की। व्यापारी ने कहा कि उसने तो दस्तावेज झूठे बाबुओं से खरीदे थे जो दावा करते थे कि वे आधिकारिक हैं। व्यापारी के कहने पर बेची गई चाबी के बारे में भी कुछ सुराग मिले। इस तरह जालसाजों के एक चेहरे उजागर हो गए। उन्हें पकड़ना मुश्किल नहीं था। समाज के भीतर जो लोग धोखा देते हैं उनके कई निशान होते हैं, लालच, साजिश और छिपाव का मिश्रण। जब सबूत स्पष्ट हुए तो न्यायालय के दरवाजे खुले। बीरबल ने सबके सामने वही बातें रखी जिनसे परछाई जकड़ी हुई थी। उसने न सिर्फ दस्तावेज वापस दिलवाए बल्कि बंधक बन चुकी जमीन भी ग्राम समुदाय को लौटा दी। मंगला की आत्मा ने जब यह सुना तो उसकी आवाज कमजोर सी हुई पर आंसू निकल पड़े। बीरबल ने कहा, अब तुम शांति से जा सकती हो, पर छिपे हुए सवाल ने दरबारियों को हैरान कर दिया। परछाई ने कहा, न्याय तो मिला, पर क्या मेरा बेटा जीवित है? बीरबल ने कहा, हमें यह भी देखना होगा कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ था। तब पता चला कि मंगला का बेटा किसी डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश में शहर चला गया था।
पर कुछ परिस्थितियों ने उसकी मृत्यु कर दी और अंतिम संस्कार के नाम पर कागजात बदल दिए गए थे। यह कड़वा सच था, लेकिन उसे जानकर गांव वालों को अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई दर्द अब खुलकर सामने आया हो। मंगला की आत्मा ने कहा, मैंने अपने बेटे की लाश भी नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं शांति पाती। बीरबल ने दिल से कहा, तो हमें तुम्हारे बेटे के अस्तित्व के प्रमाण जुटाने होंगे ताकि तुम उसे शांति से विदा कर सको। उसने गांव के पुरखों, पड़ोसियों और शहर में काम करने वाले लोगों से पता लगाया। एक बूढ़े कुम्हार ने कहा कि उसने एक अंतिम संस्कार किया था और उस वक्त कुछ लोग थे, पर कागजों पर अन्य नाम लिखे गए थे। कुम्हार ने उसकी कब्र की जगह भी याद दिलाई। बीरबल ने अंततः उस कब्र तक पहुंचने का निश्चय किया और वहां जाकर जमीन खोदी गई। जब असली कागजात निकले तो उसमें साफ नाम था, मंगला के बेटे का नाम। अब पूरा सच स्थापित था और परछाई को अंततः यह भरोसा हुआ कि उसके बेटे की आत्मा को भी अंतिम विदाई मिल चुकी थी। यहाँ कहानी का सबसे मार्मिक पल आया। उस रात जब बीरबल ने गांव वालों और परछाई के सामने सत्य रखा, मंगला की परछाई ने धीमे से सर हिलाया और कहा, अब मैं जा सकती हूँ, पर मेरे पास एक शर्त है। गांव के लोग इस हवेली को कभी और किसी के झूठ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा घर था और अब यह गांव का है। हम इसे स्कूल या अस्पताल बनाएंगे ताकि यहाँ सत्य और भलाई का वास हो। परछाई ने उसकी आंखों में आशा देखी और वह धीरे धीरे उज्ज्वल होती चली गई, मानो किसी अंधेरे पर्दे को हटा दिया गया हो। हवेली की दीवारों से सर्द हवा निकली, पर इस बार वह शांति के साथ थी। गांव वालों ने मिलकर वहां एक छोटी सी पुस्तकालय और एक विद्यालय खोला और हवेली की दास्तां अब डरावनी नहीं रही, बल्कि सीख देने वाली बन गई। कई लोग पूछते हैं कि क्या बीरबल ने सच में भूत से बात की थी या वह सब किसी चाल का हिस्सा था। पर बीरबल की यह खूबी थी कि वह लोगों के दिलों का पता लगा लेता था और उन्हें सही दिशा में मोड़ देता था। भूत प्रेत की बात भी इसी स्कोप में आती है। कई बार जो हम भूत कहते हैं वह सिर्फ अघोषित दुख और अन्याय होते हैं, जो चेतना के किसी कोने में छिपे रहते हैं और शोर मचाकर हमें याद दिलाते हैं कि कुछ अधूरा है। बीरबल ने सिर्फ छाया से बात नहीं की, उसने लोगों के बीच छिपे हुए सच को उजागर किया और न्याय की मशाल जलाई। यही तरीका असली भूत प्रेत से बात था। कई वर्षों बाद जब उसी गांव से कोई आता और पूछता कि किस तरह से हवेली का सच उजागर हुआ, बुजुर्ग मुस्कुराकर बताते, बीरबल ने तो बस लोगों की सुनवाई की और सवाल सही जगह पर किए। पर वहाँ के बच्चे अब उस हवेली में खेलते, ज्ञान लेते और प्यार बांटते। मंगला की याद में एक छोटी सी चौकी बनी जहाँ लोग हर साल उसकी याद में दीप जलाते। बीरबल ने कहा था, बिना किसी भय के, बिना किसी छल के हम सत्य को अपनाएं तो भूत भी शांति पाते हैं। इस बात ने गांव वालों के दिलों में एक नई समझ पैदा कर दी कि डर का सामना समझ से किया जा सकता है और उसे खत्म करने के लिए न्याय और सहानुभूति का होना अनिवार्य है। काबर की दरबार में जब यह किस्सा लौटकर आया तब अकबर ने पूछा, तुमने परछाई से कैसे बात की, सीधे या पक्के जज्बात से? बीरबल ने सरलता से कहा, जहां पनाह मैंने उसे इंसान की तरह सुना। भूत भी इंसान जैसा ही होता है, जब उसके साथ अधर्म हुआ हो तो वह चिल्लाता है, पर अगर आप उसकी बात सुनकर उसे न्याय दें तो वह शांति से चली जाती है। अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता पर माथा पीटा और कहा, बीरबल तुम्हारी चालाकी ने फिर से दरबार को मान दिया। सब हंसे, पर अंदर ही अंदर सबने समझ लिया कि बुद्धि के साथ दिल का होना भी कितना जरूरी है। इस कहानी का सार यह है कि भूत प्रेत अक्सर डर और मिथक के रूप में हमारे बीच घटित होते हैं, पर उनका असल कारण अक्सर मानवीय कारण होते हैं, अन्याय, धोखाधड़ी, अधूरी बातें और अनसुनी पीड़ा।
बीरबल ने न केवल दिखाया कि कैसे अहंकार, लालच और झूठ को बेनकाब किया जाता है, बल्कि यह भी सिखाया कि आत्माओं को शांति देने के लिए सिर्फ चमत्कार नहीं चाहिए, बल्कि सत्य, न्याय और सहानुभूति चाहिए। उसकी बुद्धि ने उस गांव को सिर्फ डर से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि उसे आगे बढ़कर कुछ नया करने की प्रेरणा भी दी। और यह प्रेरणा सैकड़ों सालों तक लोगों को बताती रही कि भूतों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार इंसानी समझ और इंसाफ है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने घर के बारे में सुने और कहें कि वहाँ भूत है, तो याद रखिए, पहले उस घर की कहानी सुनिए, वहाँ के लोगों की बात समझिए, और अगर संभव हो तो किसी बीरबल की तरह दलील और दया से काम लीजिए। भूत प्रेत अक्सर सिर्फ आवाज बनकर आते हैं, पर जब आप उनकी बात सुनते हैं और उनकी पीड़ा का हल ढूंढते हैं, तो न केवल वह आवाज शांत हो जाती है, बल्कि समाज भी मजबूत बनता है। यही है बीरबल का तरीका, चतुराई के साथ, इंसानियत के साथ और अंत में सत्य के साथ। और इस तरह बीरबल ने भूत प्रेत से बात करके न सिर्फ एक आत्मा को शांति दी, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। भय से नहीं, हौसले और न्याय से जीने की सीख दे दी। बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सन्नाटा छा गया, ऐसे सन्नाटे जो कभी कभी शान से भी तेज बोल देते हैं। सुबह सुबह महल के कोषाध्यक्ष ने दरबार में खबर दी कि रात्रि में रॉयल खजाने से एक संदलीसा बक्सा गायब है। उसमें रखे थे 100 का 10 सेट, कुल मिलाकर 1000 सोने के सिक्के। सुनते ही बादशाह के चेहरे पर वह गंभीरता उतर आई जो एक राजा से उम्मीद की जाती है। पर वही गंभीरता जब शक में बदलती है तो आश्चर्य और पीड़ा दोनों को जन्म देती है। अकबर ने पहली ही आवाज में दरबारियों से पूछा, किसने देखे ये सिक्के आखिरी बार? सबने चुप्पी साध ली। कुछ ने कहा कि कल रात्रि तक सब कुछ सामान्य था। कुछ ने आंखें घुमाकर कहा कि महल में हर कोई सोया हुआ था। कुछ ने तो बस गर्दन झुकाई हुई रख ली। तभी बीरबल मुस्कुराकर उठे। उनकी आदत थी मुस्कान के पीछे सुस्ती को छुपाकर सच निकाल लेना, और बोले, शहंशाह, क्या आपने जांच करवाई कि गोदाम के बाहर कौन आया और गया? अकबर ने उनकी ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, जो सिक्के हैं वे बहुत मूल्यवान हैं। नजर रखने वाले चौकीदार और ताला तोड़ने का कला किसी के बस की बात नहीं। पर असली सवाल यह है कि अगर चोरी हुई है तो किसने चोरी को ऐसा बनाया कि किसी को शक न हो? यानी चोरी को इतना चतुराई से अंजाम दिया गया कि गोपनीयता और विश्वास दोनों का मिलाजुला खेल दिखाई देता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, यदि तुम कुछ पता लगा सको तो मुझे बताओ। बीरबल ने मुस्कान घटाकर कहा, मैं यह नहीं कहता कि मैं कुछ जानता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि सच्चाई कुछ उम्मीदों के सिर पर छुपी हुई है। धीरे धीरे बात बढ़ी और अकबर ने अपने विश्वसनीय सतनों से कह दिया कि पूरा महल तलाशी में रहे। चौकीदारों से कड़ी पूछताछ हुई, ताले की जांच हुई, मगर सिक्कों का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा भिखारी आया, हाथ जोड़कर अकबर से मिला और बोला, शहंशाह, आपकी दया के पीछे मेरी किस्मत बुरी नहीं थी, पर कल रात मैंने एक झलक सी देखी। कहीं एक आदमी मेरे पास से गया। उसने एक बड़ा बक्सा छुपा कर रखा था और वह आदमी बहुत हंस रहा था। अकबर के चेहरे पर वह आशा झलकती थी जो किसी राजा को चाहिए, पर वह जानता था कि आशा और सच्चाई में अक्सर खाई होती है। उसने तुरंत उस बूढ़े से पूछा कि वह आदमी कैसा था। बूढ़े ने कहा, मैंने उसकी परछाई देखी। उसने भीड़ में छलांग लगाई। पहनावे में शालीनता थी, पर उसका चलन ढंग कुछ अलग था, जैसे कोई जो बड़े अनावश्यक वजन से मुक्त होना चाहता हो। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, यह बहाना नहीं है, यह संकेत है। दरबार में एक मसला उठ खड़ा हुआ। महल के कुछ अधिकारी बोले कि चोरी का कारण आंतरिक साजिश हो सकती है। कुछ ने कहा कि बाहर के लोग शामिल हैं। पर धीरे धीरे हवा में एक अफवाह घुलने लगी, शायद बीरबल ने ही सिक्के चुरा लिए हैं।
यह अफवाह अचानक कहां से आई कोई नहीं जानता, पर अफवाहें बादलों की तरह महल के हवाओं में फैल जाती हैं और इंसान के मन में तूफान उठाती हैं। लोगों ने बीरबल को देखा और उनके बीच का कुछ नाजुक अनछुआ रेशा खुलने लगा। अकबर के मन में भी एक अनिश्चितता सी दहक उठी। न चाहते हुए भी उसने बीरबल की आंखों में कुछ बदलता देखा था। क्या वह बड़ा चालाक सिर्फ बुद्धि का खेल खेल रहा था या सच में कुछ गड़बड़ थी? बीरबल ने खुद ही कहा, शहंशाह, अगर लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे तो मैं आपको कोई ठोस समाधान दूंगा। अकबर ने कठोरता से कहा, ठीक है बीरबल, तुमने कहा तो अब साबित करो कि तुम निर्दोष हो या खुद दोषी हो। मैं अब दोषियों पर किसी तरह का दंड लगवाऊंगा। बीरबल ने ठंडी धैर्य से सिर झुकाया और कहा, आपका आदेश सर्व शरण है। अगले दिन बीरबल ने महल के सभी लोगों को बुलाया, राजदरबार का पूरा जमघट। उसने कहा, आज मैं एक आश्चर्य दिखाऊंगा। उसने महल के कोषाध्यक्ष से कहा कि वह साहस दिखाए और एक खाली संदली मंच पर रख दे। जुड़े हुए लोगों की भीड़ में से कुछ ने आश्चर्य व्यक्त किया, कुछ ने जिज्ञासा। बीरबल ने कहा, जो किसी ने भी इन सिक्कों को छिपाया है वह आज सामने आए, मैं उसे पकड़कर दिखाऊंगा। माहौल में सिहरन सी दौड़ गई। बीरबल ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने महल की दीवारों में कुछ पुराने नक्काशों के चित्रों की ओर इशारा किया और कहा कि कल रात एक बंदर शैली का कुत्ता देखा गया था जो बार बार उन चित्रों के पास आता था। उसके पास एक छोटा सा टुकड़ा था जिसका रंग बिल्कुल सिक्कों जैसा था। लोगों ने हंसी में उड़ा दिया, पर बीरबल ने कहा कि हंसी यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी हंसी सबसे बड़ी चालें छुपा देती है। उन्होंने एक एक कर उन लोगों को बुलाया जिनकी रेटिंग नजदीकी में थी। चौकीदार, कोषाध्यक्ष, कुछ नौकर, एक एक कर सभी आए। हर किसी की पॉकेट चेक हुई, कपड़े, बूट सब देखा गया, मगर सिक्कों का कोई निशान न मिला। तभी बीरबल ने अचानक महल के बड़े मुंह वाले एक सेवक की ओर इशारा किया, जिसका नाम अफजल था। अफजल अक्सर दरबार में शांत रहने वाला बड़ा ही नम्र सेवक था। वह कभी आंखें न उठाकर राजा से बात करता, मगर आज उसकी आंखों में झिझक थी। बीरबल ने कहा, अफजल, क्या तुमने कल रात किसी को महल के पीछे जाते देखा? अफजल ने घुटनों पर हाथ रखकर कहा, महाराज, मैंने देखा था कि एक अजनबी व्यक्ति चौखट पर बैठा हुआ था, पर मैंने सोचा कि वह कोई तस्कर होगा और उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ भी न बोलूं। बीरबल ने कहा, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा कि तुम शहंशाह के खिलाफ हो सकते हो? अफजल ने बोला, महाराज, डर ने मेरे होठों को काट दिया था, पर आज जब आपने बुलाया मैंने सोचा कि सच्चाई बोलनी होगी। अफजल की बातों से कुछ लोगों की आंखें नम हुई और कुछ ने राहत की सांस ली। पर ठहरिए, कहानी यहाँ सीधी नहीं थी। बीरबल ने अफजल को भगाया नहीं, उसने अफजल को पास बुलाया और उसके हाथों में एक पुराना रुमाल थमाया। रुमाल पर कुछ सूखी मिट्टी और थोड़ा सा सोना सा चमकता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा आपने, निशान मिल गया। अफजल ने घबराकर कहा, मैंने तो यह रुमाल आज ही भूमि से उठाया था महाराज, यह किसी के गिरा हुआ हो सकता है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल यही सच है, पर अब सवाल यह है कि ये संकेत किस ओर ले जाते हैं। तब बीरबल ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि वह दिन में ही नहीं, रात में भी एक छुपा हुआ व्यक्ति महल के पिछवाड़े में इधर उधर घूमता देखा गया था, और उसने यह भी पता लगाने का इरादा किया कि उस रात महल के बाहर किसी ने एक बैलगाड़ी को देखा था जिसमें 3 आदमी सवार थे। एक का चेहरा काला हुआ था और वो लगातार अपनी दाढ़ी छुपा रहा था। लोगों ने कहा कि ये सब व्यवस्थित परियों सी कहानियां हैं, पर बीरबल का दिमाग चलता रहा। उसने एक एक कर उन तीनों का पता लगाया। आखिरकार जानकारी आई कि शहर के बाहर एक छोटे से गोदाम में 3 लोग मिले हैं जो चोरी और तस्करी में संलिप्त हैं। बीरबल ने अपनी चाल चल दी। उसने जहाज के रास्ते से एक नकली संचार साधन भेजा कि सिक्के कहीं पास के गांव में छिपाए गए हैं और जिसने भी उन्हें पाया है उसे भारी पुरस्कार मिलेगा।
इस झूठे संचार ने असली चोरों को लुभाया और उन्होंने खुद ही उस बक्से को निकाल कर लाया। उस दिन जब उन्होंने बक्सा वापस महल के सामने रखा, दरबारियों ने उसे देख लिया और तुरंत कोषाध्यक्ष ने बुलाकर कहा कि यह वही खोया हुआ बक्सा है। सर्वत्र खुशी की लहर दौड़ी, पर तभी चर्चा हुई कि किसने यह बक्सा वापस रखा। कुछ ने कहा कि बीरबल ने, कुछ ने कहा कि चौकीदार ने। अफवाहें फिर उठने लगीं और बीरबल पर शक करने वाले फिर कूद पड़े। यह मौका बीरबल ने जानबूझकर रिश्ते बनाने के लिए चुना था। उन्होंने न केवल बक्सा दिखाया, बल्कि उसने एक कोष्ठक खोलकर कहा कि हर सिक्के पर एक छोटा निशान है, एक चिन्ह जो सिर्फ एक परिवार के पास रहता है। वह परिवार था मध्य प्रदेश के एक जमींदार का, जिसने पहले अकबर के राज के दौरान ही कुछ सिक्के राजदरबार को दान किए थे। पर बीरबल ने कहा कि उसी निशान का छोटा सा कॉपी किसी ने बनवाकर कुछ सिक्कों में छुपा दिया था ताकि उन्हें महल से बाहर निकाला जा सके। लोगों की सिर आपस में टकराने लगी, किसने नकल कराई, किसका फायदा होना था। फिर बीरबल ने जो सबसे बड़ा मोड़ रखा वह तब आया जब उसने खुद घोषणा की कि वह उन चोरों को पकड़कर लाएगा, पर पकड़ नहीं बल्कि एक वसीयत की तरह उसे सत्य सामने रखा। उसने दरबार में कहा, जो भी जानता है कि सिक्के कहाँ हैं, वह खुले दिल से मेरे पास आए, मैं उसे माफ कर दूंगा, बस सच्चाई बोल दे। पर जिसने सच का पर्दा फाड़े बिना महल की इज्जत को धुनामी दी है, उसको पाप का फल भुगतना पड़ेगा। एक एक करके लोग चुप रहे। अचानक अफजल उठकर बोला, महाराज, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कल रात एक बुजुर्ग को देखा जो बक्सा लेकर आ रहा था। मैंने नहीं समझा कि यह आपका होगा। मैंने बक्सा एक पेड़ के नीचे रखा ताकि सुबह उसे मालिक ढूंढे। अफजल की आंखें थरथरा गईं और उसने आगे कहा, मुझसे डरकर मैंने किसी से बात नहीं की। उसकी सच्चाई पर कुछ लोगों ने उस पर भरोसा जताया, पर बीरबल ने फिर कहा, सच बोलना ही पहला कदम है, पर कब ठीक कदम उठाया गया यह भी समझना जरूरी है। ठीक उसी समय अचानक एक नौकर भागता हुआ आया और बोला कि बाजार में 3 अजनबी पकड़े गए हैं। वे वही 3 थे जिनका जिक्र बीरबल ने पहले किया था। उन्हें पकड़ा गया था क्योंकि वे उसी बैलगाड़ी से सामान उतार रहे थे जो महल के पास उस रात दिखाई दिया था। जब उन्हें पकड़कर दरबार में लाया गया, उनकी आंखों में भय और नर्वसनेस एक साथ थी। बीरबल ने उनसे पूछा कि वह बक्सा किसने छोड़ा था। एक ने डरकर कहा कि उसने एक आदमी को देखा जो बड़ा ही शांत और ठाठदार था। वह आदमी बीरबल जैसा दिखता था और उसने कहा कि बीरबल स्वयं उसे निर्देश दे रहे थे। यह सुनते ही लोगों का गुस्सा निकालने लगा, पर वही गुस्सा बीरबल के लिए एक मौका बन गया। बीरबल ने तब धीमे स्वर में कहा, कठिनाइयां तब आती हैं जब लोग अपनी लालसाओं को बुद्धि समझने लगते हैं। आज जो बयान आप सुन रहे हो वह सच भी हो सकता है और झूठ भी, पर सच्चाई कभी चेहरे पर लिखी नहीं होती, वह कर्मों में दिखती है। मैंने उन चोरों को जाल में फंसाया ताकि असली बात सामने आए, और फिर बीरबल ने एक ऐसी चाल चली कि अकबर सहित सब हैरान रह गए। उसने बक्से की सभी सिक्कों को एक एक कर जनता के सामने रखा और कहा कि हर सिक्का पर एक छोटा उत्खनन है, पर उन उत्खनों के बीच एक बहुत छोटा सा धातु का टुकड़ा था जो लेगनों में प्रयोग होने वाली धातु से मिलता था। बीरबल ने कहा कि यह टुकड़ा वही है जो शहर के ढेरों तस्करों के पास मिलता है, पर उसमें छुपा हुआ एक और संकेत था, एक छोटा सा धागा जिसके रंग और प्रकार से पता चलता था कि इसे महल के ही एक कपड़े श्रृंखला से काटा गया था। एक ऐसी श्रृंखला जो केवल एक ही इस्तेमाल करती थी, बीरबल की निजी पगड़ी और उसके पास रखे हुए पुराने थैलों की एक अलग श्रृंखला। शोर फैल गया, लोग तुरंत बोले, बीरबल ने चोरी की। अकबर की आंखों में त्रुटि आई, पर उसके साथ ही एक और बात हुई। उसने बीरबल की चालाक आंखों को देखा और कुछ समझ गया। बीरबल ने कहा, हाँ, मेरे पास वही थैला था, पर वह थैला मैंने उस चोर के जांच के लिए अपने पास रखा था ताकि उनकी चाल का पता चल सके।
मैंने उन सिक्कों को नहीं छुपाया, मैंने उन्हें एक जाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि असली मंशा और असली आरोपी सामने आए। अर्जन, जो महल का एक निष्ठावान नौकर था, खड़ा हुआ और बोला, महाराज, कल रात जब मैंने गोदाम की जांच की तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ छुपाना पड़े तो बीरबल ही भरोसेमंद होंगे, इसलिए मैंने असली सिक्कों में कुछ नकली सिक्के छिपा दिए और उन्हें बीरबल के पुराने थैले में रखा ताकि अगर कोई चोरी करे तो हम उसे पकड़ सकें। अर्जन की बात सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। अकबर ने पूछा, तो फिर क्यों निकला कि बीरबल ने चोरी की? अर्जन ने कहा, क्योंकि मैंने अपने डर और जल्दबाजी में किसी को नहीं बताया, और जब चोरों ने बक्सा उठाया तो उन्होंने सोचा कि वे महल के अंदर से चोरी कर रहे हैं, पर हमने जाल रचा था ताकि चोर स्वयं अपना हाथ पकड़ लें। लोगों ने अब साफ साफ देखा कि बीरबल ने जिस सूझबूझ से काम लिया वह सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं थी, उसमें सनक और भावनात्मक सूझबूझ भी थी। बीरबल ने कहा, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि महल की सुरक्षा और विश्वसनीयता की परीक्षा ले सकूं, पर कभी कभी परीक्षा ऐसे मोड़ ले लेती है कि अपने ही नजदीकियों पर शक हो जाता है। यह दुखद है, पर इससे सीखने की जरूरत है। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने खेल जीता पर लोगों को कष्ट भी दिया। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा तरीका सही था? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, सत्य की रक्षा में कभी कभी छल का प्रयोग करना पड़ता है, पर वह छल केवल सत्य की हिफाजत के लिए होना चाहिए, न कि किसी निर्दोष की बेइज्जती के लिए। अगर किसी ने मेरे कारण ठेस पाई हो, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है, अब जो सिक्के गायब हुए थे वे मिले हैं, चोर पकड़े गए हैं, और जो सच सामने आया वह दिखाता है कि कभी कभी हम उसी समझदारी को दोष समझ बैठते हैं जो हमें बचाती है। दरबार में शांति लौट आई। चोरों को न्याय के न्यायपूर्ण नियमों के अनुसार दंड मिला, पर बीरबल ने अनुरोध किया कि उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाए और समाज के लिए उपयोगी कार्यों में लगाया जाए ताकि वे सुधर सकें। अकबर ने उनकी बात मानी और कहा कि इस घटना से महल की सुरक्षा न केवल बेहतर होनी चाहिए बल्कि लोगों की बातों को भी ध्यान से सुना जाना चाहिए। बीरबल ने आखिर में कहा, महाराज, सच्चाई एक दीपक है, पर कभी कभी हम उसे अंधेरे में झुलसाते हैं। हमें उसे प्यार और धैर्य से जलाना चाहिए। और इस तरह आखिरकार 1000 सोने के सिक्के सुरक्षित महल के खजाने में लौट आए, बीरबल की सूझबूझ और थोड़ी सी जोखिम की वजह से। पर सबसे बड़ा सबक यह था कि सच्चाई की खोज करते समय इंसान की नजरों में शक और झलक कभी कभी गलत फैसले करवा देता है, पर अगर बुद्धि और दया साथ हो तो सत्य और इंसाफ दोनों मिलकर एक साथ चल सकते हैं। बादशाह ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि उसकी चालाकी ने न सिर्फ सिक्कों को बचाया बल्कि महल में फिर से भरोसा और समझदारी लौटाई। लोग बीरबल की उस चालाक मुस्कान को याद रखकर यह जाना कि कभी कभी वही जो सबसे अधिक शक के घेरे में होता है, एक बार सत्य की कहानियां बता दे तो सबका विश्वास उसी पर लौट आता है। शाहजहां और अकबर के दरबारों की तर्ज पर अगर हम बात करें तो हमारे बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा तूफान उभर आया। ऐसा तूफान जो हवा में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उठता है। कल तक जो चेहरे मुस्कुराते थे वही चेहरे अब संदिग्धता और सजिश की परछाइयों से ढकने लगे थे। एक दिन महल के भीतर छोटे छोटे घटनाक्रमों की एक श्रृंखला ने यही संकेत दे दिया कि कहीं कोई गुप्त साजिश रची जा रही है। पहले एक राजकाज की रिपोर्ट गायब हुई, फिर एक दरबारी की संदूबी हुई तलवार मिली, और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि कुछ अनजान दस्तावेज महल के एक बंद कमरे में छुपा हुए पाए गए जिन पर कुछ नामों का अंश लिखा हुआ था। बादशाह परेशान हुए। उन्होंने कहा कि कोई भीतर से ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि बाहरी लोग इतना सूक्ष्म काम कैसे कर सकते थे। लोग हमेशा से बीरबल की सूझबूझ को मानते आए थे। बीरबल ने सदा ही महल के अंदर के ताप और ठंड की नब्ज पकड़ ली थी।
इसलिए अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे यह बताओ कि ये सब कौन कर रहा है, बिना उधेड़बुन किए, बिना किसी निर्दोष को कलंकित किए। बीरबल ने जैसे ही अपनी अतिविशिष्ट मुस्कान दी, उसने कहा, शहंशाह, कभी कभी साजिश ऊंची आवाजों में नहीं, नर्म लफ्जों और अनदेखे कदमों में छिपी रहती है। मुझे कुछ संकेत मिले हैं, पर मैं चाहूंगा कि आज मैं अपनी एक नई चाल चलूं, बिना हल्ला किए, बिना किसी का अपमान किए, ताकि असली मुख्तलिफ सामने आ सके। अकबर ने ध्यान से कहा, पर ध्यान रहे बीरबल, मैं उन पर कठोर दंड लगाऊंगा जो राज्य के खिलाफ साजिश रचेंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, आपका आदेश सर्वस्व है, पर याद रहे सजा परवश नहीं बल्कि न्याय पर होनी चाहिए। उस दिन से बीरबल ने अपनी योजना की शुरुआत की। उसने सबसे पहले महल में लोगों का बुनियादी विश्वास और उनके आपसी रिवाजों का परीक्षण किया। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों को बिना बताए सूक्ष्मंजरों के साथ खड़ा कर दिया कि वे महल के नुक्कड़ों पर नजर रखें, पर असल चाल यह थी कि बीरबल ने महल के हर कोने में बिना नाम के छोटे छोटे संदेश चिपकाए, संदेश ऐसे कि जिनके पास यदि कोई जानकारी थी तो वे अचूक तरीके से उस सूचना का अनुकरण कर दें। संदेश मामूली थे, एक पुराने पेड़ के नीचे मिलाम, एक मिट्टी के बर्तन में एक टूटा हुआ चूना छुपा और एक नकल का बटन। पर इन छोटी छोटी चीजों के होने से महल में बेईमानी करने वाले लोगों के मन में आशंकाएं जन्म लेने लगी। बीरबल ने यह सोचा था कि साजिश करने वाले अक्सर अपने साथी से संकेतों के माध्यम से संपर्क करते हैं। यदि कहीं संकेतों का सारा नेटवर्क मौजूद है तो वे जरूर कुछ प्रतिक्रिया देंगे। फिर अगले पड़ाव पर बीरबल ने थोड़ा अभिनय किया। उसने महल के एक निर्बल मगर ईमानदार नौकर, नाम था रामदास, को थोड़ा और नजदीक रखा और उसे बेहद सामान्य अंदाज में कुछ ऐसे वाक्य कहने को कहा जो अनजाने में ही किसी गुप्त संकेत की तरह दिखें। आज चूल्हे में आग कुछ तेज थी, जैसा कि अगर वह कोई संदेश दे रहा हो। रामदास को यह भली भांति पता था कि वह बस एक हिस्सा है अंदर की बड़ी योजना का। उसने बिना चौंके वही पुराना वाक्य कहा और यही वाक्य कुछ ही समय में महल के एक छोटे से कोने में बैठे शख्स द्वारा पकड़ा गया। वह शख्स जो बाहर से शिष्ट दिखता था पर भीतर से साजिश का शिकार था। बीरबल ने देख लिया कि उस शख्स की आंखों में एक झपक थी, वह झपक जो बताती थी कि उसने संकेत उठाया है। इससे बीरबल को भरोसा हुआ कि वह सही ट्रैक पर है। बीरबल के अगले कदम और भी सूक्ष्म थे। उसने महल में एक नकली राजद्रोह का मसौदा सार्वजनिक रूप से रखा, ऐसा मसौदा जिसे देखकर कोई भी सैनिक या दरबारी यह कहे कि यह तो खतरनाक है, पर असलियत में वह मसौदा झूठा था और उसके अंशों में छोटे छोटे शब्दों को बदला गया था ताकि जो भी उसे लेकर भागे उसकी लेखनी से पता चल जाएगा कि कौन लिख रहा है। यही चाल बीरबल को उस साजिश के लेखक के पास ले गई। दरबार में कुछ दिनों बाद एक आगाह आया कि किसी ने रात में दस्तावेज लेकर भागने की कोशिश की। जिसने भी वो मसौदा छुपाया उसने अपने हाथों का निशान छोड़ा। जिस प्रकार की स्याही, जिस तरह के अक्षर और जिस कागज का प्रकार इस्तेमाल हुआ, वे सब उसी मुल्क के किसी छोटे घराने से जुड़े थे और बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि यही वही संकेत है जो पहले भी कई बार बाहर के दस्तावेजों में दिखाई देता था। पर असली कौशल तो तब आया जब बीरबल ने एक चाल चलकर उन लोगों को आपस में उलझा दिया जो साजिश रच रहे थे। उसने महल के कुछ दरबारियों के बीच एक भूल कर दी। वह भूल एक पुरानी दोस्ती का संकेत बन गई। बीरबल ने जानबूझकर एक ऐसा मंत्र दिया कि जो भी साजिश में था वह समझे कि अब साजिश पकड़ी जा रही है और वे डर के मारे एक दूसरे पर शक करने लगे। बीरबल ने यह भी देख लिया कि साजिश करने वाले अपनी सूचनाओं को एक पुराने ताल में सील कर भेजते हैं। वह ताल एक छोटी सी मिट्टी की चौकी थी जहां कई बार कोई संदेश छुपा दिया जाता था। बीरबल ने चुपके से उस चौकी की जगह पर एक नकली संदेश रखा। नकली संदेश में कुछ अर्धसत्य और कुछ झूठी तारीखें थीं। जब साजिश करने वाले ने उस संदेश को पढ़ा और सूचना की पुष्टि करने के लिए एक साथी को भेजा
तो साथी ने दूसरी जगह पर अलग उत्तर दिया और इस तरह उनकी एकता टूटने लगी। एक और अजीब रणनीति बीरबल ने अपनाई। उसने महल में लोकप्रियता और निर्बलता दोनों का परीक्षण किया। उसने महल के कुछ बुजुर्गों और महिलाओं को यह दिखने दिया कि वह किसी एक व्यक्ति की तरफ झुकाव रखता है, ताकि साजिश करने वाले उसे अपनी योजना में शामिल करने की गलती करें। और वही हुआ। एक साजिशकर्ता ने बीरबल के कथित मित्र को गलत सूचना दे दी कि एक बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। उस गलत कदम से न केवल साजिश का नक्शा बेनकाब हुआ, बल्कि जिसने भी यह कदम उठाया उसने अपने साथियों के सामने खुद ही अपनी गलती मान ली। बीरबल ने चुपचाप सब कुछ नोट किया। उसने देखा कि किसने किसे जानकारी दी, किसने किसे आदेश नाकार कर दिए और किसने किस पर भरोसा कायम रखा। इन सूक्ष्म प्रवृत्तियों से बीरबल ने धीरे धीरे साजिश के केंद्र तक का रास्ता पकड़ा। सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब बीरबल ने महल के बाजार में एक नाटकीय घटना की साजिश की। उसने लोकप्रिय व्यापारी से एक नकली सामान मंगवाया, जिस पर कुछ ऐसे निशान बनवाए कि वे किसी गांव के विशेष सिलाई कारीगर के काम की तरह दिखाई दें। उस नकली सामान को कुछ दिनों बाद महल के एक अंदरूनी कमरे में पाया गया और उसी सामान के साथ कुछ और कागज थे जिनमें हिस्से लेखों में एक खास शब्द बार बार लिखा गया था, अश्वशक्ति। यह शब्द महल की आधिकारिक भाषा में कोई सामान्य शब्द नहीं था, पर बीरबल की सूझबूझ ने उसे याद दिलाया कि यह शब्द कुछ पुराने बंद दस्तावेजों में भी आया था जिन पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। जब बीरबल ने उन बंद दस्तावेजों की तह में जाकर देखना शुरू किया तो उसे एक छोटा सा संदर्भ मिला, एक पुराने छोड़े हुए किले का नाम और एक तारीख पर लिखा हुआ संक्षेप। आखिरकार बीरबल ने उस तारीख और किले के आसपास के लोगों से बातचीत करके पाया कि कुछ वर्षों पहले वहां एक छोटा सा समूह था जिसने महल के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी। वे लोग अब अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, पर उनका एक टुकड़ा अभी भी महल के कुछ अंदरूनी लोगों के साथ संपर्क में था। बीरबल ने बेहद चालाकी से उन संपर्कों को उघाड़ना शुरू किया। उसने महल में ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रमों का सिलसिला बनाया जो लोमड़ी की सी चालाकी से साजिश के तारों को एक एक कर उजागर कर देते थे। धीरे धीरे सामने आया कि साजिश का मकसद महल के खजाने को चुराना नहीं था, बल्कि राजद्रोह की पन्नियों पर कुछ पुराने दावों को लागू कर राजनीतियों को बदला जाना था। साजिशकार महल के रास्ते में बैठे कुछ ऐसे नौकरों और मध्यस्थों के जरिए सूचना इकट्ठा कर रहे थे जो हर रोज हमारे दरबार में आते जाते थे, मुस्कुराते थे और पृष्ठभूमि में बुरे काम करते थे। अंत में सबको बड़े खुले दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने एक एक कर उन संकेतों का पर्दाफाश किया जो उसने छोटी छोटी घटनाओं में रखे थे। कैसे एक नकली मसौदा किसी विशेष टाइप के कागज का इस्तेमाल करके नौकरों के पास पहुंचा, कैसे एक मिट्टी का बर्तन चोरों ने पास में रख दिया और इसे उठाते उठाते उनके हाथ गंदे हो गए जिन पर पुरानी मिट्टी की सूक्ष्म पहचान थी, और कैसे एक व्यापारी के कपड़ों पर वही कढ़ाई मिली जो महल के एक खास बर्तन में इस्तेमाल होती थी। बीरबल ने तब उन दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से पढ़ना शुरू किया जिन्हें उसने रात दिन इकट्ठा किया था। हर दस्तावेज किसी न किसी के नाम के साथ जुड़ा हुआ था और हर नाम के साथ एक कारण भी था। लोगों की आंखों के सामने एक जाल खुला और जो लोग सदियों से नकाब के पीछे बैठे थे वे बेनकाब हो गए। बीरबल ने न्याय की तराजू को भारी और भारी न रखते हुए पर न्यायपूर्ण ढंग से साजिश के आरोपियों को सामने रखा। पर बीरबल की बुद्धिमत्ता वहां भी दिखी कि उसने दोषियों के साथ कठोर प्रतिस्पर्धा की बजाय उन्हें सुधरने का मार्ग दिखाया। उसने कहा कि राज्य को ऐसी गलत नेताओं की आवश्यकता नहीं जिन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा। दंड के साथ साथ सुधार भी जरूरी है। कुछ आरोपियों को तुरंत सजा मिली, कुछ को निर्वासित किया गया, पर जो सच में फंसे हुए और बेकोशिश थे उन्हें काम देकर सुधार का मौका दिया गया। बादशाह ने बीरबल की तारीफ की कि उसने बिना किसी निर्दोष का अपमान किए
बिना किसी बड़े हल्ले के सारे तारों को जोड़कर साजिश के केंद्र तक पहुंचाया। बीरबल ने अंत में कहा, शहंशाह, साजिश का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वह लोगों के दिलों में संदेह बो देता है, पर सच्चाई और हिम्मत मिलकर संदेह के जाल को फाड़ देती है। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ, धैर्य और सूक्ष्म चालों से एक गुप्त साजिश को उजागर किया। न केवल उसने साजिश के प्रणेता को पकड़कर दिखाया, बल्कि उसने महल की नींद पर बैठी असहमति और भय को भी उजागर किया, ताकि भविष्य में कोई फिर ऐसा न कर सके। बादशाह ने बीरबल को इनाम दिया, पर बीरबल ने कहा कि सबसे बड़ा इनाम यह है कि आज महल में फिर से एकजुटता आई है और लोगों ने यह सीखा है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर वह हमेशा न्याय की ओर जाती है। आप सुनिए वह कहानी जो बताती है कि किस तरह बीरबल का एक फैसला न सिर्फ प्रश्न उठाने वालों को पहली बार जवाब देने के लिए मजबूर कर गया, बल्कि दरबार में बैठी उन पुरानी अनकही बातों को भी उजागर कर दिया जिन्हें लोग हंसी ठट्ठा समझकर टाल देते थे। यह वही काल था जब बादशाह अकबर की अदालत बुद्धि, न्याय और चतुराई का केंद्र मानी जाती थी, पर हर दरबारियों के चेहरे के पीछे कुछ न कुछ दबा बैठा रहता, कुछ राज, कुछ डर और कुछ अपरिवर्तनीय आदतें जिन्हें समय बदल नहीं पाता। कहानी एक मामूली से विवाद से शुरू हुई। वह विवाद जो बाहर से नजर में छोटा दिखता था, पर अंदर की जड़ें गहरी होती चली गईं। एक दिन महल के दरवाजे पर एक खेतिहर किसान नाम था चंदू आया। चंदू की बलखाती हुंकार, उसके सधी हुई आंखें और सरलता ने अकबर के दरबार में सबका ध्यान खींचा। उसने राजा से गुहार लगाई कि उसके खेत से कुछ अनाज गायब हो रहे हैं। हर सुबह उसकी बाढ़ती लगती बोरी आधी खाली मिलती और नजदीकी नहर के किनारे पड़े नकलियों ने भी यही देखा था। चंदू ने शोर नहीं मचाया, पर उसकी आंखों में परेशानियां थीं और उसका चेहरा किसी टूटे हुए भरोसे का आईना। अकबर ने कहा, यह मामूली है, दरबार में बैठकर तफ्तीश कर लेते हैं। पर चंदू ने उत्तर दिया, महाराज, यह मामूली तब नहीं रहा जब मेरे परिवार की भरण पोषण की रोटी इससे संबंधित हो। दरबार में कुछ लोगों ने कहा कि पड़ोसी किसान ही चोरी कर रहे होंगे, कुछ ने कहा कि बाजार के व्यापारी हैं। पर बीरबल ने चुप रहकर चंदू की बातों पर गौर किया। उसके भीतर वह सूक्ष्म ज्ञान था जो कहता था कि छोटी घटनाएं कभी कभी बड़े हादसों का आरंभ होती हैं। बीरबल ने कहा, शहंशाह, कागज कलम और कड़ी सजा से पहले हमें समझना चाहिए कि किस तरह ये अनाज गायब हो रहे हैं। हम उपाय भी तभी कर सकते हैं जब कारण वजूद में हो। अकबर ने अनुमोदित किया और आदेश दे दिया गया कि खेत की संपूर्ण जांच हो। जांच के प्रारंभ में ही एक बिंदु पर सबका ध्यान भटक गया। चंदू के खेत के पास वही पुराना हरा भरा पेड़ था जहां कभी ठाकुरों के बैठने की परंपरा थी। बीरबल ने उस पेड़ की लकड़ी के नीचे एक छोटा सा गड्ढा देखा जिसमें किसी ने सूखी घास और कुछ गीली मिट्टी मिलाकर छुपाया हुआ कुछ रखा था। बीरबल ने उसे खोला और पाया कुछ छोटे बैग जिसमें अनाज के कुछ दाने और साथ ही कुछ धुली हुई कागजी रसीदें थीं। जिस रसीद पर सबसे अधिक धूल थी उस पर कुछ नाम बिखरे हुए थे, नाम जो अकबर के दरबार के नजदीक रहते हुए भी अजनबी नहीं थे। दरबार के एक छोटे से अधिकारी का नाम भी उन रसीदों में था। यह बात हवा में आग की तरह फैल गई। दरबार के कुछ लोगों के मुंह फट पड़े, कुछ जोर जोर से बोले कि बीरबल ने बिना ठोस सबूत के किसी का नाम क्यों लिया। अधिकारी खुद चुभा। उसने कहा कि उन रसीदों पर उसके हस्ताक्षर नकल किए गए हो सकते हैं। दरबार में बहस हुई। कुछ लोग यह तक कहने लगे कि बीरबल ने किसी का मान सम्मान खराब किया। तब बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हस्ताक्षर और दस्तावेज दिखाना आसान है, पर सबूत की परख आंख और समय से होती है। मैं वही कर रहा हूँ, समय की परख। पर यदि आप चाहें तो मैं फैसला कर सकता हूँ। अकबर ने पूछा, तुम्हारा फैसला क्या होगा? बीरबल हंसा और बोला, पहले सवाल उठता है कौन और क्यों, और दूसरा क्या यह पहली बार हुआ है।
अगर यह पहली बार है तो शायद कोई भूल हो, पर अगर नहीं तो इसमें कोई योजना है। बीरबल का वह फैसला आया जिस पल उसने पूरे दरबार को एक अजीब नियम में बांध दिया। उसने कहा कि अगले 3 दिनों तक हर रोज सुबह और शाम दरबार के कुछ चुनिंदा लोग चंदू के खेत पर ठहर कर अनाज उठाने का नाटक करेंगे, पर असल में वे देखेंगे कि कौन आकर उन बैगों को उठाता है और किसके साथ वह साझा करता है। बीरबल ने यह निर्णय लेने के साथ ही कहा कि यह कोई दंड नहीं है बल्कि खुलासा है, क्योंकि कई बार दोषी खुद अपने जुए लेकर बाहर आ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा। अकबर ने शुरुआत में संकोच दिखाया, पर बीरबल की आंखों में जो पक्का आत्मविश्वास था उसने बादशाह को राजी कर लिया। पहला दिन आया और महल के चुने हुए कुछ दरबारी खेत के किनारे बैठ गए। वे दिखने में सामान्य किसान लग रहे थे। वे लोहे के हथौलियां लेकर बैठे, कुछ पुराने कपड़े पहने हुए, और उनके चेहरे पर उदासीनता जैसी झलक थी। बीरबल ने कहा, देखो, सारा खेल तभी खुलता है जब दोषी को लगे कि सब सामान्य है, और फिर उसने खुद छिप कर देखा। उस शाम को एक भयावह एहसास हुआ। एक बनिए की तरह दिखने वाला व्यक्ति आया जो पहले कभी खेतों में नहीं दिखता था। उसने चुपके से बैग उठाए और उन बैगों को पास ही पड़े एक पुराने कुएं के पास रखा, पर उसके कदमों में कुछ अजीब संयम था। वह जल्द नहीं कर रहा था, वह किसी संदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरे दिन बीरबल ने और सूझबूझ दिखाई। उसने महल के रसोइये को कहा कि वह कुछ साधारण रोटी लेकर जाए और खेत के किनारे बिछा दे ताकि कोई नजदीक से पास होकर खाने की नौबत में आए। रसोइया ने यह किया और वही बनिए फिर आया, पर इस बार उसने उस रोटी को न छुआ, बल्कि उसके पास से गुजरते हुए किसी और से मिलोजुला संकेत किया। दोनों में एक शब्द विलय चल रहा था, एक छोटा सा झटका, और फिर वे चले गए। उस रात बीरबल ने दोनों के पद चिन्हों का अनुसरण किया और पाया कि दोनों एक ही व्यापारी मंडल की दुकान की ओर जा रहे थे। वही दुकान जिसे अक्सर दरबार के कुछ अंदरूनी लोग किसी छोटे से सौदे के लिए जांचते रहते थे। तीसरे दिन बीरबल ने निर्णायक कदम उठाया। उसने सार्वजनिक रूप से आदेश दिया कि रात में उस दुकान की तलाशी ली जाए। जब दुकान से उन दोनों को पकड़ा गया तो उनकी झिझक और हक्का बक्का सा मुंह सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में वह भय था जिसे किसी ने पहले न देखा था, न कि चोरी पकड़ने का भय बल्कि बड़प्पन का डर, क्योंकि अब उनकी हर छोटी चाल बेनकाब होने का खतरा था। दुकान के अंदर छिपे हुए बैगों से और कागजों से सच्चाई निकली। एक बड़ा नेटवर्क था जिसमें कुछ दरबारी, कुछ व्यापारी और कुछ छोटे छोटे दलाल शामिल थे। वे अनाज को चुराकर बाहर भेजते और नकल में हस्ताक्षर करके रसीदें बनवाते थे ताकि शिकारों का कोई पता न चल सके। दरबार में जैसे जैसे पर्दे हटते गए वैसे वैसे लोगों के मन भारी होते गए। बीरबल का फैसला न कि तुरंत दंड बल्कि खुलासा कराना, यही था जिसने सबसे पहले लोगों को जवाब उठाने के लिए मजबूर किया। दोषियों ने न तो सामने आकर अपनी गलती कबूल की और न ही छुपाने की हिम्मत दिखाई। वे आपस में एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे। यही वह पल था जब बीरबल ने पूछा, यदि साजिश के तार केवल इन लोगों तक सीमित होते तो बात आसान थी, पर जो नाम इन कागजों में आए हैं वे दरबार के उन हिस्सों से जुड़े हैं जहां पर महान लोग बैठे हैं। क्या वही लोग भी अनजानी आंखों के सामने जवाब दे सकते हैं? अकबर ने कहा कि यह बड़ा आरोप है, पर बीरबल ने बिना किसी झिझक के सबूत सार्वजनिक कर दिए। उन्होंने उन दस्तावेजों को पढ़वाया जिनमें यह साबित हो रहा था कि कुछ दरबारी जिन्हें लोग इज्जत और पद से देखते थे वे भी इस साजिश का हिस्सा थे। पर बीरबल ने कहा कि सिर्फ आरोप ही काफी नहीं बल्कि न्याय चाहिए। उसने प्रस्ताव रखा कि दोषियों को निकट भविष्य में दंड न दें बल्कि उन्हें समाज सेवा और सार्वजनिक काम पर लगाया जाए ताकि उनकी गलतियां सुधार पाने का समय मिल सके। साथ ही साथ जिन लोगों ने भय के कारण चुप्पी साधी थी
जिन्होंने चंदू पर शक नहीं जताया और अपनी जांच नहीं की, उनको चेतावनी दी जानी चाहिए कि मौन भी कभी कभी अपराध का हिस्सा बन जाता है। यही बीरबल का फैसला था जिसने सबसे पहले समाज के विभिन्न हिस्सों को सवाल उठाने पर मजबूर किया। क्यों हमारे वे आदर्श जिन पर हम भरोसा करते थे वे भी कमजोर हो सकते हैं? क्यों हम छोटी छोटी अनियमितताओं को नजरअंदाज कर देते हैं? उस दिन के बाद महल में एक ऐसी हवा चली कि लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को नए नजरिए से देखने लगे। कुछ सदस्यों ने शर्मिंदगी में अपना पद त्याग दिया, कुछ ने ईमानदारी से स्वीकार किया और सबको बताया कि कैसे वे लालच में फंस गए, और कुछ ने सुधार की राह पकड़ी। कहानी का असल परिणाम यह नहीं था कि चंदू का अनाज वापस मिल गया, बल्कि वह यह कि बीरबल के फैसले ने एक नई परिभाषा दी कि जवाब उठाना केवल किसी की गलती पर उंगली उठाना नहीं है। जवाब उठाने का मतलब है उन सवालों को उठाना जो हम बोलकर दबाते आए हैं। और जब पहला जवाब उठता है, भले ही वह शिकायत इतनी छोटी क्यों न हो, तो उसके बाद की बारीकियां खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। बीरबल ने न केवल चोरी के चक्र को तोड़ा, बल्कि लोगों के भीतर की अनदेखी जिम्मेदारियों को भी उजागर किया कि समाज यदि सजग न हुआ तो छोटी छोटी अनियमितताएं बड़े अपराध में बदल सकती हैं। कहानी के अंत में अकबर ने बीरबल को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया, पर बीरबल ने कहा, शहंशाह, धन्यवाद मेरे लिए नहीं बल्कि उस पहले सवाल के लिए है जिसे चंदू ने उठाया। अगर किसी ने भी पहले सवाल को अनसुना कर दिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। उसने साथ ही यह भी कहा कि सच्चा न्याय वही है जिसमें दंड के साथ दया भी शामिल हो और कठोरता के साथ सुधार का रास्ता भी निहित हो। चंदू को उसकी रोजी रोटी वापस मिली और जिन लोगों ने अपनी गलती मानी उन्हें सुधरने का समय मिला। और इस तरह बीरबल का वह फैसला जो सुपरफिशियली साधारण था पर अंदर से दार्शनिक, ने पहले उत्तर उठवाए और समाज में एक नई चेतना जगा दी। सवाल उठाना आसान होता है, पर सवालों के जवाब तब ही सच्चे होते हैं जब उन्हें समझदारी, धैर्य और न्याय के साथ लिया जाए। आप सुनिए एक ऐसी दास्तां जो दरबार की रौनक के पीछे छुपे खतरों, शंकाओं और फिर बीरबल की उस सूक्ष्म चाल की है जिसने सबको चौंका दिया और अकबर के जिस्म पर से संकट की परछाइयों को हटा दिया। यह वह समय था जब बादशाह अकबर अपने महल की दीवारों के भीतर एक नए प्रकार के खतरे का एहसास करने लगे थे। न तलवार की धार से, न किसी बाहरी आक्रमण से, बल्कि भीतर से उठते उन सन्नाटों और आहटों से जो कभी कभी सबसे भरोसेमंद चेहरों पर भी उभर आती हैं। महल के लोग हंसते हुए आते थे, पर उनकी आंखों के कोनों में अब चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। दरबार की रस्में जारी थीं, पर हवा में एक अजीब सूनी सी खनक थी। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब अकबर के पास कुछ अजीब सी खबरें पहुंचने लगी। सीमा पर सैनिकों की छोटी मोटी हरकतें, कुछ ग्रामीणों के शब्दों में डर की चमक और महल के आसपास के कुछ व्यापारियों का गुमसुम व्यवहार। एक शाम महल के पहरेदार ने राज दरबार में चुपके से सूचना दी कि रात में किसी ने महल की छोटी खिड़की से भीतर झांकते हुए देखा गया था। किसी ने भीड़ में कह दिया कि एक अजनबी ने अकबर के दरबार की ओर अटपटा इशारा किया था, और किसी ने कहा कि महल के पास की एक हवेली में रात दर रात कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। अकबर ने इन सब सूचनाओं को सुनकर अपनी आंखों में गंभीरता समेट ली, पर साथ ही एक आवाज भीतर से कह रही थी कि शंका के आगे तत्काल निर्णय घातक हो सकते हैं। अकबर को खतरा महसूस हुआ तो उसे वह ख्याल भी सताने लगा कि कहीं यह सब सिर्फ सूचनाओं का जंगल तो नहीं जिसमें कोई चालाक दुश्मन उन्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। उसने दरबारियों का मन पढ़ा। कुछ ने कहा कि यह बाहरी षड्यंत्र है, कुछ ने कहा कि ये महज अफवाहें हैं, पर कुछ चुप बैठे रहे, क्योंकि चुप्पी ने कभी कभी ही सबसे भारी राज छुपाए होते हैं। अकबर ने अंततः बीरबल को बुलाया, क्योंकि बीरबल की समझ ऐसी थी कि वह न सिर्फ लोगों की बात सुनता बल्कि उनकी आंखों की भाषा भी पढ़ लेता था।
बीरबल ने आते ही महल की दीवारों पर एक एक कर उभरती दरारों की सनक समझ ली। वह जान चुका था कि खतरा तभी सबसे खतरनाक होता है जब उसे आवाज नहीं मिलती, जब वह पांव पसार कर धीरे धीरे भीतर समा जाता है। उसने अकबर की चिंता को झेली आंखों से देखा और कहा, शहंशाह, खतरा बाहरी हो या आंतरिक, दोनों का इलाज एक ही नहीं। पहले हमें यह जानना होगा कि किसने हमें खतरे की तरफ इशारा किया और क्यों। अकबर ने पूछा, पर कैसे बीरबल? हमारे पास खबरें हैं पर कोई ठोस सबूत नहीं, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। ठोस सबूत कभी कभी आंखों से नहीं, कर्मों से मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शहंशाह की चिंता से संबंधित वह जाल खोल कर दिखाऊं जो इन अफवाहों के बीच बिछा हुआ है। बीज बन चुकी शंका को मिट्टी से उखाड़ना आसान नहीं था। बीरबल ने इसे जानकर धीरे धीरे योजना बनाई। उसने सबसे पहले महल के अंदर कुछ छोटे छोटे संकेत बनवाए, ऐसा नहीं कि वह कोई शोर मचाता, पर इतना कि जिनके पास सच में जानकारी थी वे किसी तरह प्रतिक्रिया दें। उसने कुछ ताबीज महल के पास के बाजार में लटकवाए, कुछ नकली खबरें चुपके से बाहर भेजी और उसे किसी व्यापारिक घराने के माध्यम से फिर वापस भीतर पहुंचा दिया। ऐसे संकेतों से उसने देखा कि कुछ सहज लोग असामान्य व्यवहार करने लगे। बीरबल का मानना था कि षड्यंत्रकारी अक्सर संकेतों के सहारे एक दूसरे से संवाद करते हैं। यदि आप संकेतों के पूरे नेटवर्क को समझ लें तो साजिश खुद कई बार फंस कर गिर जाती है। इसी दौरान अकबर के मन में भय ने उभरने लगी। वह सोचने लगा कि कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र उसकी राजगद्दी को ही खतरे में डालने वाला तो नहीं। उसने बीरबल से कहा, अगर यह सच है और मेरा राज संकट में है तो हमें कड़ा कदम उठाना होगा। बीरबल ने शालीनता से कहा, कड़ा कदम उठाने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसे दंडित कर रहे हैं। अक्सर हम हताशा में अपने ही भरोसेमंदों पर शिकंजा कसा करते हैं और फिर पछताते हैं। इस बात ने अकबर को थोड़ा शांत किया, पर खतरा बना रहा। बीच बीच में महल में कुछ घटनाएं हुई। एक दरबारी का अचानक गायब होना, एक रसीद का मिलना जिसमें कुछ अजीब शर्तें थीं, और एक गुप्त संदेश का बरामद होना जिसमें अकबर के शासन के विरुद्ध अस्पष्ट बातें लिखी थीं। हर घटना ने दरबारियों में असमंजस और संदेह भरा। लोग एक दूसरे की निगाहों में शक की चमक देखने लगे। कुछ दरबारियों ने बीरबल के इरादों पर भी प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीरबल कहीं समस्या को बिगाड़ तो नहीं रहा। अफवाहें महल की दीवारों के भीतर गूंजने लगी, शायद बीरबल खुद कुछ छुपा रहा है। कोई बोला, या कोई और है जो उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, दूसरे ने कहा। बीच बीच में बीरबल ने ऐसे संकेत छोड़े कि आरोपियों की आपस में भाषा खुलने लगे। उसने महल के पास एक पुराने बाग में कुछ संदिग्ध वस्तुएं छुपवाकर फिर वह नजारा लगाया जैसे कोई रात में अजनबी वहां आकर कुछ पढ़ता है। इस तरह थोड़े थोड़े प्रयोगों से उसने देखा कि कौन सा चेहरा असामान्य डर दिखाता है, कौन सा चेहरा लालसा का, और कौन सा चेहरा घबराहट में झूठ बोलता है। बीरबल ने ध्यान से नोट किया, वह हर बार सिर्फ देखने नहीं जा रहा था, वह समझ रहा था कि कौन सा संकेत किस तरह के कनेक्शन को दर्शाता है। फिर एक रात एक बड़ा मोड़ आया। महल के एक जासूस ने अचानक सूचना दी कि बाहरी किले से कुछ संदूक लेकर कुछ आदमी महल के बाहर पहुंचे थे, और उनकी छुपी हुई बातचीत से ऐसा लगा कि वे किसी बड़े राज की बात कर रहे थे। यह खबर सुनकर अकबर का चेहरा और अधिक सख्त हो गया। हवा में डर का घूंघट मुंह पर टिका था। उसने तुरंत अपने सैनिक तैयार करने को कहा, पर बीरबल ने विनम्रता से कहा, शहंशाह, तलवार चलाने से पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि किसका उद्देश्य हमारा विनाश है और किसका विफलता का डर। बिना वजह युद्ध आरंभ कर देना ही सबसे बड़े खतरे में डाल देता है। अकबर ने सांसें संजोकर बीरबल पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, तुम जो भी करोगे कर डालो, पर जल्दी करो, समय कम है। बीच की घनघोर रातों में बीरबल ने और गहरी जांच की। उसने महल के अंदरूनी कक्षों में खामोशियों का पैमाना लगाया,
उन दस्तावेजों को खोला जो वर्षों से बंद पड़े थे और उन लोगों से बात की जो सामान्यतः नजर में नहीं आते थे। उसकी चालाक निगाह ने देखा कि कुछ दस्तावेजों पर जो दाग थे वे बाहर से आए हुए इंक के प्रकार के थे। कुछ गुप्त तारों पर जो निशान थे वे उन लोगों के कपड़ों से मेल खाते थे जो महल के बाहर के 2 व्यापारिक घरानों से जुड़े थे। बीरबल ने धीरे धीरे उन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और महसूस किया कि मुद्दा सिर्फ बाहरी हमला नहीं है, यह एक मिश्रित चाल है जिसमें कुछ अंदरूनी लोगों का मिलना और बाहरी तत्वों का साथ था। एक दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक छोटी सी समस्या रखी। उसने कहा कि वह चाहता है कि अकबर महल में एक सार्वजनिक सभा बुलाए जहां वह स्वयं एक छोटी टिप्पणी करेगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्या यह सुरक्षित है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह तभी सुरक्षित है जब हम सबको बताएं कि भय को किस तरह नहीं जीना चाहिए। साजिशकार अक्सर अपनी ही परछाइयों से डरते हैं। जब हम उन्हें सार्वजनिक रोशनी में लाते हैं तो उनकी चालें खुद ही बेनकाब हो जाती हैं। अकबर ने सोचा और अंततः बीरबल के कहे अनुसार एक सभा की घोषणा कर दी। सभा के दिन महल का आंगन भरा हुआ था, लोग उत्सुक और कुछ भयभीत भी। बीरबल ने मधुर वाणी में कुछ बातें बताईं जो दरअसल छलावे जैसी थीं। उसने महल के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे संकेत दिए और दर्शकों के बीच जो सन्नाटा था वह भारी हो गया। उसके शब्दों में ऐसा सामंजस्य था कि कुछ लोगों की आंखों में झलक उठी, कुछ के कदम थम गए और कुछ ने कुछ ऐसे इशारों पर हंसी का आवरण पहना जिसे हंसी नहीं कहा जा सकता था। बीरबल ने फिर कहा कि जिनके पास सच है वे सामने आए, पर उसकी यह पेशकश सिर्फ छोटी खिड़की से भीतर झांकते हुए देखा गया था। किसी ने भीड़ में कह दिया कि एक अजनबी ने अकबर के दरबार की ओर अटपटा इशारा किया था और किसी ने कहा कि महल के पास की एक हवेली में रात दर रात कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। अकबर ने इन सब सूचनाओं को सुनकर अपनी आंखों में गंभीरता समेट ली, पर साथ ही एक आवाज भीतर से कह रही थी कि शंका के आगे तत्काल निर्णय घातक हो सकते हैं। अकबर को खतरा महसूस हुआ तो उसे वह ख्याल भी सताने लगा कि कहीं यह सब सिर्फ सूचनाओं का जंगल तो नहीं जिसमें कोई चालाक दुश्मन उन्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। उसने दरबारियों का मन पढ़ा। कुछ ने कहा कि यह बाहरी षड्यंत्र है, कुछ ने कहा कि ये महज अफवाहें हैं, पर कुछ चुप बैठे रहे क्योंकि चुप्पी ने कभी कभी ही सबसे भारी राज छुपाए होते हैं। अकबर ने अंततः बीरबल को बुलाया क्योंकि बीरबल की समझ ऐसी थी कि वह न सिर्फ लोगों की बात सुनता बल्कि उनकी आंखों की भाषा भी पढ़ लेता था। बीरबल ने आते ही महल की दीवारों पर एक एक कर उभरती दरारों की सनक समझ ली। वह जान चुका था कि खतरा तभी सबसे खतरनाक होता है जब उसे आवाज नहीं मिलती, जब वह पांव पसार कर धीरे धीरे भीतर समा जाता है। उसने अकबर की चिंता को झेली आंखों से देखा और कहा, शहंशाह, खतरा बाहरी हो या आंतरिक, दोनों का इलाज एक ही नहीं। पहले हमें यह जानना होगा कि किसने हमें खतरे की तरफ इशारा किया और क्यों। अकबर ने पूछा, पर कैसे? बीरबल, हमारे पास खबरें हैं पर कोई ठोस सबूत नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठोस सबूत कभी कभी आंखों से नहीं कर्मों से मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शहंशाह की चिंता से संबंधित वह जाल खोल कर दिखाऊं जो इन अफवाहों के बीच बिछा हुआ है। बीज बन चुकी शंका को मिट्टी से उखाड़ना आसान नहीं था। बीरबल ने इसे जानकर धीरे धीरे योजना बनाई। उसने सबसे पहले महल के अंदर कुछ छोटे छोटे संकेत बनवाए। ऐसा नहीं कि वह कोई शोर मचाता, पर इतना कि जिनके पास सच में जानकारी थी वे किसी तरह प्रतिक्रिया दें। उसने कुछ ताबीज महल के पास के बाजार में लटकवाए, कुछ नकली खबरें चुपके से बाहर भेजी और उसे किसी व्यापारिक घराने के माध्यम से फिर वापस भीतर पहुंचा दिया। ऐसे संकेतों से उसने देखा कि कुछ सहज लोग असामान्य व्यवहार करने लगे। बीरबल का मानना था कि षड्यंत्रकारी अक्सर संकेतों के सहारे एक दूसरे से संवाद करते हैं,
यदि आप संकेतों के पूरे नेटवर्क को समझ लें तो साजिश खुद कई बार फंस कर गिर जाती है। इसी दौरान अकबर के मन में भय ने उभरने लगी। वह सोचने लगा कि कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र उसकी राजगद्दी को ही खतरे में डालने वाला तो नहीं। उसने बीरबल से कहा, अगर यह सच है और मेरा राज संकट में है तो हमें कड़ा कदम उठाना होगा। बीरबल ने शालीनता से कहा, कड़ा कदम उठाने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसे दंडित कर रहे हैं। अक्सर हम हताशा में अपने ही भरोसेमंदों पर शिकंजा कसा करते हैं और फिर पछताते हैं। इस बात ने अकबर को थोड़ा शांत किया, पर खतरा बना रहा। बीच बीच में महल में कुछ घटनाएं हुई। एक दरबारी का अचानक गायब होना, एक रसीद का मिलना जिसमें कुछ अजीब शर्तें थीं, और एक गुप्त संदेश का बरामद होना जिसमें अकबर के शासन के विरुद्ध अस्पष्ट बातें लिखी थीं। हर घटना ने दरबारियों में असमंजस और संदेह भरा। लोग एक दूसरे की निगाहों में शक की चमक देखने लगे। कुछ दरबारियों ने बीरबल के इरादों पर भी प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीरबल कहीं समस्या को बिगाड़ तो नहीं रहा। अफवाहें महल की दीवारों के भीतर गूंजने लगी, शायद बीरबल खुद कुछ छुपा रहा है। कोई बोला, या कोई और है जो उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरे ने कहा। बीच बीच में बीरबल ने ऐसे संकेत छोड़े कि आरोपियों की आपस में भाषा खुलने लगे। उसने महल के पास एक पुराने बाग में कुछ संदिग्ध वस्तुएं छुपवाकर फिर वह नजारा लगाया जैसे कोई रात में अजनबी वहां आकर कुछ पढ़ता है। इस तरह थोड़े थोड़े प्रयोगों से उसने देखा कि कौन सा चेहरा असामान्य डर दिखाता है, कौन सा चेहरा लालसा का, और कौन सा चेहरा घबराहट में झूठ बोलता है। बीरबल ने ध्यान से नोट किया। वह हर बार सिर्फ देखने नहीं जा रहा था, वह समझ रहा था कि कौन सा संकेत किस तरह के कनेक्शन को दर्शाता है। फिर एक रात एक बड़ा मोड़ आया। महल के एक जासूस ने अचानक सूचना दी कि बाहरी किले से कुछ संदूक लेकर कुछ आदमी महल के बाहर पहुंचे थे, और उनकी छुपी हुई बातचीत से ऐसा लगा कि वे किसी बड़े राज की बात कर रहे थे। यह खबर सुनकर अकबर का चेहरा और अधिक सख्त हो गया। हवा में डर का घूंघट मुंह पर टिका था। उसने तुरंत अपने सैनिक तैयार करने को कहा, पर बीरबल ने विनम्रता से कहा, शहंशाह, तलवार चलाने से पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि किसका उद्देश्य हमारा विनाश है और किसका विफलता का डर। बिना वजह युद्ध आरंभ कर देना ही सबसे बड़े खतरे में डाल देता है। अकबर ने सांसें संजोकर बीरबल पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, तुम जो भी करोगे कर डालो, पर जल्दी करो, समय कम है। बीच की घनघोर रातों में बीरबल ने और गहरी जांच की। उसने महल के अंदरूनी कक्षों में खामोशियों का पैमाना लगाया, उन दस्तावेजों को खोला जो वर्षों से बंद पड़े थे, और उन लोगों से बात की जो सामान्यतः नजर में नहीं आते थे। उसकी चालाक निगाह ने देखा कि कुछ दस्तावेजों पर जो दाग थे वे बाहर से आए हुए इंक के प्रकार के थे। कुछ गुप्त तारों पर जो निशान थे वे उन लोगों के कपड़ों से मेल खाते थे जो महल के बाहर के दो व्यापारिक घरानों से जुड़े थे। बीरबल ने धीरे धीरे उन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और महसूस किया कि मुद्दा सिर्फ बाहरी हमला नहीं है, यह एक मिश्रित चाल है जिसमें कुछ अंदरूनी लोगों का मिलना और बाहरी तत्वों का साथ था। एक दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक छोटी सी समस्या रखी। उसने कहा कि वह चाहता है कि अकबर महल में एक सार्वजनिक सभा बुलाए जहां वह स्वयं एक छोटी टिप्पणी करेगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्या यह सुरक्षित है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह तभी सुरक्षित है जब हम सबको बताएं कि भय को किस तरह नहीं जीना चाहिए। साजिशकार अक्सर अपनी ही परछाइयों से डरते हैं। जब हम उन्हें सार्वजनिक रोशनी में लाते हैं तो उनकी चालें खुद ही बेनकाब हो जाती हैं। अकबर ने सोचा और अंततः बीरबल के कहे अनुसार एक सभा की घोषणा कर दी। सभा के दिन महल का आंगन भरा हुआ था, लोग उत्सुक और कुछ भयभीत भी। बीरबल ने मधुर वाणी में कुछ बातें बताईं जो दरअसल छलावे जैसी थीं। उसने महल के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे संकेत दिए और दर्शकों के बीच जो सन्नाटा था
वह भारी हो गया। उसके शब्दों में ऐसा सामंजस्य था कि कुछ लोगों की आंखों में झलक उठी, कुछ के कदम थम गए और कुछ ने कुछ ऐसे इशारों पर हंसी का आवरण पहना जिसे हंसी नहीं कहा जा सकता था। बीरबल ने फिर कहा कि जिनके पास सच है वे सामने आए, पर उसकी यह पेशकश सिर्फ दया का दिखावा न थी। उसके शब्दों के बाद कुछ दरबारियों में ऐसी बेचैनी आई कि वे अपने ही साथी पर उंगली उठाने लगे। तभी एक युवा नौकर ने दरबार में आकर कुछ कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने बताया कि उसने कुछ रातों पहले एक अजनबी को महल के पीछे से जाते हुए देखा था, जो किसी पुराने दस्तावेज की नकल करवा रहा था। उसकी घटना सुनकर एक पुराने दरबारी का चेहरा लाल हो गया। वह आदमी जिसने कभी अकबर के लिए अहम काम किए थे, अब अचानक बौखला गया। लोग एक बार फिर से चिल्ला उठे। आरोप और प्रत्यारोपों का वह नाच वहीं शुरू हो गया। पर बीरबल ने सबको शांत कर दिया। उसने कहा कि आरोपों के आगे दंड नहीं बल्कि जांच होगी। उसने उस पुराने दरबारी को अलग कराकर कुछ दस्तावेजों की तफ्तीश करवाई और पाया गया कि कुछ दस्तावेजों के किनारों पर वही स्याही की चित्रकारी है जो बाहरी कागजों पर मिली थी। ये सब हो रहा था जब एक नया मोड़ आया। एक गुप्त संदेश मिला जिसमें अकबर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा था और बताया गया था कि यदि वह कुछ समय में कुछ फैसले नहीं लेगा तो राज्य के कुछ हिस्से विद्रोह कर देंगे। यह संदेश अकबर के भीतर के डर को और अधिक हवा देने लगा। उसने महसूस किया कि उसके राज्य की अखंडता खतरे में है। पर बीरबल ने कहा, शहंशाह, डर को दोगुना करना केवल साजिशकरों का काम है। हमें इस खतरे को सूझबूझ से काटना होगा। उसने फिर से वही रणनीति अपनाई जो उसने पहले अपनाई थी, संकेतों और जालों का खेल। पर इस बार वह और भी गहरी चाल से आगे बढ़ा। बीच में बीरबल ने एक नाटक रचा। उसने महल के पास वाले बाजार में कुछ विशेष ताबीज बेचे दिए और फिर कहा कि ये ताबीज किसी खास बस्ती में फैल रहे हैं। साजिशकारों ने जब इन ताबीजों को अपने तौर तरीके से प्रयोग में लाना चाहा तो वे खुद एक दूसरे के पैरों तले जमीन खिसकते हुए पाए गए, क्योंकि बीरबल ने इन ताबीजों के पीछे कुछ नकली निशानों का जाल बिछाया था जो अंदरूनी कड़ियों तक पहुंचा देते थे। इस प्रयोग से बीरबल ने उन लोगों के नाम और उनके कनेक्शन साफ कर दिए। अब अकबर के सामने कट्टर सबूत थे। अकबर ने कठोर निर्णय लेने का मन बनाया, पर बीरबल ने सावधानी से कहा कि क्रोधित होने से पहले दया का बीज बोना भी जरूरी है। जब लोग दंड के साथ सुधार का मौका पाते हैं तो समाज में स्थायी शांति बनती है। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि जिन लोगों ने धोखे में काम किए हैं उन्हें जनता के सामने लाकर उनके अपराधों का खुलासा किया जाए, पर साथ ही उन्हें सुधार के मार्ग पर डाला जाए। कुछ लोगों ने कहा कि यह नरमी है, पर बीरबल ने कहा कि सच्चा साहस वही है जो अपराधियों को सजा देने के साथ साथ उन्हें सुधार का मार्ग भी दिखाए। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उसकी योजना को अपनाया। फिर वह दिन आया जब बीरबल ने सबूतों के साथ दरबार में उन लोगों के नाम पढ़ दिए, बाहरी व्यापारियों के नाम, कुछ दरबारियों के संकेत और कुछ बस्ती वालों के मार्ग। जब आरोप पढ़े गए तो कुछ लोग फूट फूट कर रो पड़े, कुछ जमीन पर गिर पड़े और कुछ ने अपना चेहरा मुड़ा लिया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन लोगों ने अपनी कार्रवाइयों का कारण बताया। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के लिए मजबूरी में ऐसा किया, कुछ ने कहा कि उन्हें बहकाया गया और कुछ ने सच में अपराध स्वीकार किया। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और कहा कि दंड होना चाहिए, पर दंड मात्र कड़ी सजा नहीं बल्कि सुधार का कार्यक्रम होगा। उन्हें सार्वजनिक कार्यों में लगाया जाएगा, उनसे शिक्षा करवाई जाएगी और उन्हें अपने अपराध की भरपाई का रास्ता दिखाया जाएगा। अकबर ने भीड़ को देखते हुए एक बड़ा भाषण दिया। उसने कहा कि राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती बल्कि न्याय और सद्भाव से भी होती है। उसने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि शंका का इलाज केवल शक से नहीं बल्कि समझदारी से होता है।
महल में धीरे धीरे वह पुरानी गरिमा लौट आई, पर जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि बीरबल ने जिस तरह से खतरों की तह खोलकर दिखलाई, उसने लोगों के दिलों में विश्वास की एक नई किरण जगा दी कि यदि कोई समस्या आती है तो उसे समझदारी और दया के साथ निपटाया जाना चाहिए। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि अकबर का खतरा, जो एक भय की तरह महल में पला हुआ था, बीरबल की सूक्ष्म चालों और धैर्य के चलते खत्म हो गया। संदेह की आग जो लोगों को एक दूसरे से अलग कर रही थी, बुझ गई और जगह ले ली एक नई समझ ने। बीरबल का समाधान केवल चालाकी नहीं था, वह न्याय, दया और इंसानी समझ का सम्मिश्रण था। उसने दिखाया कि जब खतरा भीतर आता है तो उसे बाहर से ही नहीं, भीतर से भी समझना जरूरी है, और जब संदेह की हवा चले तो सबसे पहले हमें अपने निर्णय की कठोरता पर परख करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिन्हें हम शक की निगाह से देखते हैं, वे हमारे सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं अगर हम उन्हें सुने और समझें। और इस तरह अकबर के महल में फिर से शांति लौटी, पर उस शांति के साथ एक सीख भी आई कि राजकाज केवल सत्ता नहीं बल्कि संवेदनशीलता और समर्पण का भी काम है। बीरबल ने भले ही चाल चली थी, पर उसका उद्देश्य हमेशा से वही रहा, लोगों के दिलों में भय के बजाय साहस और संदेह के स्थान पर समझ जगाना। शहंशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया और कहा कि उसकी सूझबूझ ने न सिर्फ एक खतरे को टाला बल्कि दरबार को एक नया जीवन भी दिया। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वह होता है जो हम अपने अंदर पाले रहते हैं, संदेह, डर और जल्दबाजी। और सबसे बड़ा समाधान वही होता है जो सोच समझकर, धैर्य से और इंसानियत के साथ निकाला जाए, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने किया था। महल की दीवारों पर वही सदासी रौनक थी, पर उस रौनक के बीच अब कुछ नया सा उठ खड़ा हुआ था। नगर में एक साधु आया था जिसकी सूरत पर भी एक तरह की छाया बैठी थी। लोग उसे देखते ही देखते अपनी अपनी झोली खोले खड़े हो जाते, बच्चे उसके चरणों में खेलते और बूढ़े उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते। उसका नाम था नरसिंहदास, पर लोग उसे प्यार से संत जी कहकर पुकारते। उसके ऊपर कई दावे थे, किसी का रोग ठीक कर देना, सूखे खेतों में बरसात दिलवाना, और एक बार हाथ पर मुहर लगाकर वह कहता कि जिसने उसकी बात मानी उसके घर में कभी कलेश नहीं होगा। कुछ दिनों में ही वह नगर का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आते, उसकी छवि के सामने घासफल चढ़ाते और उसे आलोकित समझते। अकबर के दरबार तक खबर पहुंचती देर न लगी। शहंशाह को भी उस पर विश्वास था कि जनता की भलाई के लिए जो भी अच्छा दिखे उसे बढ़ावा देना चाहिए। पर बीरबल, जिसकी नजरें बहुधा सतर्क रहती थीं, उसे कुछ संदेह हुआ। न केवल इस नए साधु की तेजतर्रार लोकप्रियता ने बीरबल के मन में प्रश्न खड़े किए, बल्कि कुछ घटनाएं भी हवा में तैरने लगी थीं, जिन लोगों ने संत जी को दान दिया था। दया का दिखावा न थी। उसके शब्दों के बाद कुछ दरबारियों में ऐसी बेचैनी आई कि वे अपने ही साथी पर उंगली उठाने लगे। तभी एक युवा नौकर ने दरबार में आकर कुछ कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने बताया कि उसने कुछ रातों पहले एक अजनबी को महल के पीछे से जाते हुए देखा था, जो किसी पुराने दस्तावेज की नकल करवा रहा था। उसकी घटना सुनकर एक पुराने दरबारी का चेहरा लाल हो गया। वह आदमी जिसने कभी अकबर के लिए अहम काम किए थे, अब अचानक बौखला गया। लोग एक बार फिर से चिल्ला उठे। आरोप और प्रत्यारोपों का वह नाच वहीं शुरू हो गया। पर बीरबल ने सबको शांत कर दिया। उसने कहा कि आरोपों के आगे दंड नहीं बल्कि जांच होगी। उसने उस पुराने दरबारी को अलग कराकर कुछ दस्तावेजों की तफ्तीश करवाई और पाया गया कि कुछ दस्तावेजों के किनारों पर वही स्याही की चित्रकारी है जो बाहरी कागजों पर मिली थी। ये सब हो रहा था जब एक नया मोड़ आया। एक गुप्त संदेश मिला जिसमें अकबर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा था और बताया गया था कि यदि वह कुछ समय में कुछ फैसले नहीं लेगा तो राज्य के कुछ हिस्से विद्रोह कर देंगे।
यह संदेश अकबर के भीतर के डर को और अधिक हवा देने लगा। उसने महसूस किया कि उसके राज्य की अखंडता खतरे में है। पर बीरबल ने कहा, शहंशाह, डर को दोगुना करना केवल साजिशकरों का काम है। हमें इस खतरे को सूझबूझ से काटना होगा। उसने फिर से वही रणनीति अपनाई जो उसने पहले अपनाई थी, संकेतों और जालों का खेल, पर इस बार वह और भी गहरी चाल से आगे बढ़ा। बीच में बीरबल ने एक नाटक रचा। उसने महल के पास वाले बाजार में कुछ विशेष ताबीज बेचे दिए और फिर कहा कि ये ताबीज किसी खास बस्ती में फैल रहे हैं। साजिशकारों ने जब इन ताबीजों को अपने तौर तरीके से प्रयोग में लाना चाहा, तो वे खुद एक दूसरे के पैरों तले जमीन खिसकते हुए पाए गए, क्योंकि बीरबल ने इन ताबीजों के पीछे कुछ नकली निशानों का जाल बिछाया था जो अंदरूनी कड़ियों तक पहुंचा देते थे। इस प्रयोग से बीरबल ने उन लोगों के नाम और उनके कनेक्शन साफ कर दिए। अब अकबर के सामने कट्टर सबूत थे। अकबर ने कठोर निर्णय लेने का मन बनाया, पर बीरबल ने सावधानी से कहा कि क्रोधित होने से पहले दया का बीज बोना भी जरूरी है। जब लोग दंड के साथ सुधार का मौका पाते हैं तो समाज में स्थायी शांति बनती है। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि जिन लोगों ने धोखे में काम किए हैं उन्हें जनता के सामने लाकर उनके अपराधों का खुलासा किया जाए, पर साथ ही उन्हें सुधार के मार्ग पर डाला जाए। कुछ लोगों ने कहा कि यह नरमी है, पर बीरबल ने कहा कि सच्चा साहस वही है जो अपराधियों को सजा देने के साथ साथ उन्हें सुधार का मार्ग भी दिखाए। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उसकी योजना को अपनाया। फिर वह दिन आया जब बीरबल ने सबूतों के साथ दरबार में उन लोगों के नाम पढ़ दिए, बाहरी व्यापारियों के नाम, कुछ दरबारियों के संकेत और कुछ बस्ती वालों के मार्ग। जब आरोप पढ़े गए तो कुछ लोग फूट फूट कर रो पड़े, कुछ जमीन पर गिर पड़े और कुछ ने अपना चेहरा मुड़ा लिया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन लोगों ने अपनी कार्रवाइयों का कारण बताया। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के लिए मजबूरी में ऐसा किया, कुछ ने कहा कि उन्हें बहकाया गया और कुछ ने सच में अपराध स्वीकार किया। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और कहा कि दंड होना चाहिए, पर दंड मात्र कड़ी सजा नहीं बल्कि सुधार का कार्यक्रम होगा। उन्हें सार्वजनिक कार्यों में लगाया जाएगा, उनसे शिक्षा करवाई जाएगी और उन्हें अपने अपराध की भरपाई का रास्ता दिखाया जाएगा। अकबर ने भीड़ को देखते हुए एक बड़ा भाषण दिया। उसने कहा कि राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती बल्कि न्याय और सद्भाव से भी होती है। उसने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि शंका का इलाज केवल शक से नहीं बल्कि समझदारी से होता है। महल में धीरे धीरे वह पुरानी गरिमा लौट आई, पर जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि बीरबल ने जिस तरह से खतरों की तह खोलकर दिखलाई, उसने लोगों के दिलों में विश्वास की एक नई किरण जगा दी कि यदि कोई समस्या आती है तो उसे समझदारी और दया के साथ निपटाया जाना चाहिए। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि अकबर का खतरा, जो एक भय की तरह महल में पला हुआ था, बीरबल की सूक्ष्म चालों और धैर्य के चलते खत्म हो गया। संदेह की आग जो लोगों को एक दूसरे से अलग कर रही थी, बुझ गई और जगह ले ली एक नई समझ ने। बीरबल का समाधान केवल चालाकी नहीं था, वह न्याय, दया और इंसानी समझ का सम्मिश्रण था। उसने दिखाया कि जब खतरा भीतर आता है तो उसे बाहर से ही नहीं, भीतर से भी समझना जरूरी है, और जब संदेह की हवा चले तो सबसे पहले हमें अपने निर्णय की कठोरता पर परख करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिन्हें हम शक की निगाह से देखते हैं वे हमारे सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं अगर हम उन्हें सुने और समझें। और इस तरह अकबर के महल में फिर से शांति लौटी, पर उस शांति के साथ एक सीख भी आई कि राजकाज केवल सत्ता नहीं बल्कि संवेदनशीलता और समर्पण का भी काम है। बीरबल ने भले ही चाल चली थी, पर उसका उद्देश्य हमेशा से वही रहा, लोगों के दिलों में भय के बजाय साहस और संदेह के स्थान पर समझ जगाना।
शहंशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया और कहा कि उसकी सूझबूझ ने न सिर्फ एक खतरे को टाला बल्कि दरबार को एक नया जीवन भी दिया। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वह होता है जो हम अपने अंदर पाले रहते हैं, संदेह, डर और जल्दबाजी। और सबसे बड़ा समाधान वही होता है जो सोच समझकर, धैर्य से और इंसानियत के साथ निकाला जाए, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने किया था। महल की दीवारों पर वही सदासी रौनक थी, पर उस रौनक के बीच अब कुछ नया सा उठ खड़ा हुआ था। नगर में एक साधु आया था जिसकी सूरत पर भी एक तरह की छाया बैठी थी। लोग उसे देखते ही देखते अपनी अपनी झोली खोले खड़े हो जाते, बच्चे उसके चरणों में खेलते और बूढ़े उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते। उसका नाम था नरसिंहदास, पर लोग उसे प्यार से संत जी कहकर पुकारते। उसके ऊपर कई दावे थे, किसी का रोग ठीक कर देना, सूखे खेतों में बरसात दिलवाना, और एक बार हाथ पर मुहर लगाकर वह कहता कि जिसने उसकी बात मानी उसके घर में कभी कलेश नहीं होगा। कुछ दिनों में ही वह नगर का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आते, उसकी छवि के सामने घासफल चढ़ाते और उसे आलोकित समझते। अकबर के दरबार तक खबर पहुंचती देर न लगी। शहंशाह को भी उस पर विश्वास था कि जनता की भलाई के लिए जो भी अच्छा दिखे उसे बढ़ावा देना चाहिए। पर बीरबल, जिसकी नजरें बहुधा सतर्क रहती थीं, उसे कुछ संदेह हुआ। न केवल इस नए साधु की तेजतर्रार लोकप्रियता ने बीरबल के मन में प्रश्न खड़े किए, बल्कि कुछ घटनाएं भी हवा में तैरने लगी थीं, जिन लोगों ने संत जी को दान दिया था उनमें अचानक धन की कमी और फसलों में सूखापन आने लगा था। कुछ ने कहा कि संत ने उन्हें समाधान की सलाह दी, पर वही सलाह उन पर भारी साबित हुई। बीच बीच में महल के कुछ बड़े लोगों ने भी संत की तारीफ की। एक बार तो वह नगर के प्रमुख व्यापारी के घर दावत पर भी बुलाया गया और वहां उसके जलसे की चर्चा ने कई दरबारियों के कानों में चुभन पैदा कर दी। ऐसे समय में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह संत कौन है? क्या सचमुच वह दिव्य है या कुछ और? बीरबल ने वही स्थायी मुस्कान रखी और कहा, शहंशाह, जो चीज चमकती है वह सोना भी हो सकती है और पॉलिश किया हुआ पत्थर भी। सच तो तब पता चलता है जब हम उसे आम लोगों की जिंदगी में परखते हैं। क्या वह उनके दुख बांटता है या उनको और बढ़ाता है? अकबर ने कहा, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ करूंगा, सिर्फ देखना और समझना, और जब समय आएगा तो सच सामने होगा। बीच की खामोशी में बीरबल ने अपनी जांच की शुरुआत की। उसने महल के कुछ भरोसेमंद लोगों को चुपके से भेजा ताकि वे संत जी के आने जाने पर नजर रखें। एक रात उनके भेजे हुए एक नौकर ने देखा कि संत जी के साथ कुछ लोग आते जाते हैं जो साफ साफ महल के पास किसी व्यापारी के सहायक से मिलते हैं। वे पन्नों का आदान प्रदान कर रहे थे और लिफाफे गुप्त तरीके से सौंपे जा रहे थे। यह देखकर बीरबल की शंका और भी गहरी हुई। बीरबल की चालाकी यह थी कि वह तुरंत ही बड़ा कुछ नहीं करता, वह लोगों की हर एक छोटी हरकत को एक धागे की तरह पकड़ता और उसे जोड़कर जाल बनाता। उसने देखा कि संत जी के पास एक छोटा सा डिब्बा रहता था जिसमें एक तरह का सफेद धूल जैसा पदार्थ था। उसे वह सब कहते थे कि वह पवित्र राख है। लोग पूछते, संत हंसते और कहते कि यह प्रभु की देन है। बीरबल ने अपने गिरफ्त में कुछ लोगों को वह डिब्बा चुपके से दिखाया तो एक ने बताया कि यह रंगभेदी रेत है जिस पर सिंदूर मिला हुआ लगता है, पर वे किसने बनवाया यह पता न चला। बीरबल ने सोचा कि अगर वह इस फरेब को उजागर करे तो संत की पोल खुल सकती है। एक दिन बीरबल ने गांव के एक बुजुर्ग जोगी के पास जाकर भ्रामक ढंग से कहा, हमने सुना है कि वहां एक बड़ा संत आया है, पर कहीं ऐसा न हो कि लोग धोखे में पड़ रहे हैं। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? जोगी ने मुस्कान में कहा, बेटा, जो सच्चा होता है वह स्वरूप में नहीं बल्कि कर्म में दिखता है।
पर यदि तुझे शक है तो उसे खुद परखो। सच्चा तो वही जो लोगों को दियत दे और झूठा वही जो अपने लिए दान जमा करे। बीरबल ने उसी रात एक योजना बनाई। उसने नगर में बिना किसी घोषणा के एक शुद्ध अनुष्ठान का मंच सजाया, लेकिन यह अनुष्ठान दिखाने के लिए नहीं था, यह लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए था। उसने अपने कुछ विश्वासपात्रों से कहा कि वे उस मंच पर कुछ फीके और साधारण कपड़े पहनकर बैठें और पास ही रखी कुछ खाली थैलियों में कुछ उसमें रहा हो ऐसा दिखाए, क्योंकि वह जानता था कि धोखेबाज अक्सर दिखावे और अजीब रस्मों से लोगों का मन बहलाते हैं। पर साथ ही बीरबल ने कुछ छुपे हुए निरीक्षकों को रखा जो लोगों की हर प्रतिक्रिया को नोट करते रहे। संत जब वहां पहुंचा तो उसने भीड़ को देखते हुए बड़े आराम से अपनी आवाज बढ़ाई और कुछ देर बाद उसने कहा कि जो कोई भी उसकी झोली में दान डालेंगे उन्हें सौभाग्य मिलेगा। लोग टूट पड़े, पर जिसे बीरबल ने ध्यान दिया वह एक बूढ़ा किसान था जो अपने पूरे परिवार के लिए अनाज बचाकर आया था। उसने झोली में एक छोटी सी रोटी रखी और संत के चरण पकड़े। बीरबल ने देखा कि संत ने मुस्कुराकर उस रोटी को झोली से निकालकर अपने पास रख लिया, पर फिर वह उसे धीरे से अपनी जेब में छुपा ले गया। भीड़ को उसने आश्वस्त किया कि उसी रात वह किसान के घर सुरक्षितता आशीर्वाद भेज देगा। बीरबल ने उस जुगाड़ को नोट कर लिया। बीरबल ने अगले दिन एक और चाल चली। उसने महल के कोषाध्यक्ष से मिलकर कहा कि कोई बड़ी राशि दान के नाम पर इकट्ठा हो रही है, उसे जनहित में लगाने के लिए कुछ छोटा सा दिखावा करके निकाला जाए ताकि जिनके पास असल धन है वे खुलकर देंगे। पर असल मकसद था कि संत की वास्तविक मुद्रा का स्रोत पता चले। सारी योजना के मुताबिक संत ने अच्छा खासा दान इकट्ठा किया, पर बीरबल के छुपे हुए जासूसों ने देखा कि एक नीचे खड़े चपरासी ने संत के भाषण के दौरान एक खाली लिफाफा पास कर दिया और संभालते ही संत ने उसे अपनी अंगरखा की अंदरूनी जेब में रख लिया। वह मोड़ था जब बीरबल ने तय किया कि अब समय है पोल खोलने का। पर बीरबल का तरीका न केवल सामने डालकर अपमान करने जैसा था, वह सदा न्याय और सहानुभूति दोनों के बीच संतुलन करना जानता था। उसने इसलिए पहले कुछ और प्रमाण इकट्ठे किए और संत के एक सहयोगी की पहचान की जो शहर के ही एक छोटे व्यापारी का बेटा निकला। वह सहयोगी शाम को अपने घर में जाता और बड़ी संजीदगी से कुछ रसीदें लिखता। बीरबल ने यह भी जाना कि संत ने कुछ लोगों से कहा था कि यदि वे उसके बताए काम में नहीं आएंगे तो उन पर अभिशाप आएगा, और कई तो डर से मन ही मन मान गए। बीरबल ने सोचा कि केवल लोग टूटते रहे और कोई आवाज न उठे, यह उचित न था। उसने एक विस्तृत योजना बनाई जिसमें सबसे अधिक चालाकी और मानवीयता दोनों थी। उसने अकबर के समक्ष संत की लोकप्रियता को सार्वजनिक मुद्दा बनाया और कहा कि यदि वह सचमुच भला करने वाला है तो उसे सार्वजनिक रूप से परखा जाना चाहिए। अकबर ने स्वाभाविक ही कहा, कैसा परखना? बीरबल ने उत्तर दिया, इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं। उसे 3 कार्य करने के लिए कहा जाए। पहला, वह गांव के एक असहाय परिवार को अपने हाथों से भोजन दे। दूसरा, वह नगर के कुएं में स्वच्छ पानी का संकेत दे। और तीसरा, वह किसी अपाहिज या रोगी की सच्चे प्रेम से चिकित्सा करे। यदि वह इन सबको बिना किसी छल के करे तो हम उसकी पूजा करेंगे, पर यदि वह छल करे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने सहमति दे दी और एक सार्वजनिक सभा बुला ली गई। नगर के लोग, व्यापारियों और दरबारियों की भीड़ जमा हुई। संत जी को बड़े आदर से मंच पर बुलाया गया। उसने जब यह आदेश सुना तो उसकी आंखों में असहज चमक पड़ी, पर वह बाहर से शांत बना रहा। बीरबल ने पहले कार्य की शुरुआत की। वह साधारण से परिवार जिसे भूख से जूझते देखा गया था, बेसहारा समझकर सामने लाया गया। संत को कहा गया कि वह स्वयं उनके लिए खाने का इंतजाम करे और भीड़ में रखा गया कि वे देख रहे हैं।
संत ने बड़ी नाटकीयता के साथ अपनी झोली खोली और उसमें से कुछ सूखे फल और चावल निकाले, पर जब उसे असली दिखने वाले खाने का प्रबंध करने का मौका मिला, उसने संकेत करके अपने सहयोगी को भेजा और वही आदमी बाजार से तैयार भोजन लाकर मंच पर रख दिया। संत ने पूरे नाटकीय अंदाज में उसे बांट दिया और खुद एक कोने में बैठकर उन लोगों की ओर देखता रहा। बीरबल के छुपे हुए जासूसों ने नोट किया कि असल खाना बाहर से आया था, संत के हाथों से नहीं। भीड़ ने सोचा कि यह भीस भूत की तरह सेवा है, पर बीरबल ने हर एक कदम का प्रमाण इकट्ठा कर लिया था। दूसरे कार्य में कुएं के पास सफाई का दान दिखाने को कहा गया। संत ने शोरगुल मचाकर कहा कि पानी पवित्र है और वह स्वयं कुएं की साफ सफाई करेगा। पर जब उसे वास्तविक मेहनत करनी पड़ी, झाड़ू पकड़नी, कचरा हटाना, तो उसने चुपके से कुछ नौकरों को भेज दिया जो रात को आकर बहादुरी से मेहनत कर लें। संत बस भाषण देता रहा। तीसरे कार्य में एक दुर्बल व्यक्ति जिसे जकड़ा हुआ दर्द था, मंच पर लाया गया। संत ने अपने हाथ रखने का नाटक किया। कुछ दिनों के लिए उसे आशीर्वाद देने को कहा, पर बीरबल ने देख लिया कि उस रोगी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। असल में रोगी ने कहा कि उसके आधे तो उसके परिवार वाले ही उसे इस बाजार के चक्कर में लाए थे। जब तीनों घटनाएं हुई और प्रमाण मिल गए, तब बीरबल ने सबूत के साथ सार्वजनिक रूप से संत को आमने सामने कर दिया। वह आया और कहा, संत जी, आपसे मेरी एक गुहार है। आपने बहुत लोगों का विश्वास जीता, पर जनता का विश्वास धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि आप सच में पवित्र हैं, तो इन सब कार्यों को दिल से करें, न कि दिखावे के लिए। संत ने पहले तो शह दिया, पर जब बीरबल ने उन सभी छिपे हुए लिफाफों, रसीदों और बाजार में देखे गए आदान प्रदानों को सार्वजनिक किया, तो भीड़ का स्वभाव बदल गया। कई लोग आ भरी आवाज में बोले कि वे अपमानित हुए हैं। कुछ ने संत का विरोध करना शुरू कर दिया। संत की असलियत खुली, वह डर गया और उसके सहयोगी भागने लगे। कई ने अपना चेहरा निकाला और कबूल किया कि वे संत की नाटकबाजी में शामिल थे। बीरबल ने उस पूरे नाटक को केवल सजा देने के लिए नहीं किया। उसने उन्हें सुनने के बाद कहा कि उन्हें सार्वजनिक काम में लगाया जाएगा। जो लोग लालच में पड़े थे, उन्हें दंड के साथ सुधार का अवसर दिया गया। अकबर ने समाज के लिए कुछ नियम बनाए कि किसी भी साधु या संत के दावे का औपचारिक जांच होनी चाहिए और दान सार्वजनिक योजनाओं में बंटवारा होना चाहिए, ताकि गरीबों का फायदा हो। कहानी का सबसे मार्मिक पल तब आया जब संत के सामने वह बूढ़ा किसान रखा गया जिसने अपनी रोटी दी थी। संत की झूठी दया की पोल खुल चुकी थी, पर बीरबल ने उस किसान से पूछा कि क्या उसने संत के साथ कुछ बुरा अनुभव किया। किसान की आंखें नम थीं, पर उसका शब्द साफ था, मैंने सोचा था कि संत हमें दया देगा, पर उसने मेरी रोटी चुरा ली। पर मैं उसे कोसता नहीं, मैंने वह रोटी दिया था क्योंकि मुझे लगा कि यदि मैं इसे किसी के नाम पर दान करूंगा तो मेरे परिवार की रक्षा होगी। पर अब मैंने सीखा कि दया न केवल देने में है, उसे समझने में भी है। उस किसान के शब्दों ने भीड़ के दिल पिघला दिए। अंत में संत को कड़ी फटकार मिली, पर बीरबल ने उसे दंड देते हुए भी उस मार्ग पर लौटने का अवसर दिया। उसे नगर की सफाई और सार्वजनिक कार्यों में लगाया गया ताकि वह जान सके कि सेवा दिखावे से नहीं, कर्म से होती है। उसके सहयोगियों को भी समाज में काम देकर सुधरने का मौका दिया गया। अकबर ने भीड़ से कहा कि हम सबने मिलकर इस धोखे को न केवल उजागर किया बल्कि उससे सबक भी लिया। कहानी का असली सबक यह था कि आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना जरूरी है। बीरबल ने न केवल एक ढोंगी संत की पोल खोली, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि वे अपनी सहानुभूति को नखरे में न बदलें। दान और श्रद्धा का सही उपयोग समाज को मजबूत बनाता है। नगर में अब फिर से सच्चे साधुओं का आदर हुआ और झूठे लोगों के लिए रास्ते सख्त कर दिए गए। किसी दिन जब बीरबल अकेले महल के बगीचे में टहल रहे थे, अकबर उनके पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुमने फिर एक चाल चली,
फिर सबका विश्वास वापस दिलाया। पर बताओ, क्या संत जी के पास कभी कोई सच्चा दिल भी था? बीरबल ने थोड़ी ठहाके भरी हंसी में कहा, शहंशाह, दिल तो हर किसी के पास होता है, पर कभी कभी वह पत्थर से भी कठोर हो जाता है। हमारा काम यही है कि हम पत्थर के नीचे छुपे मिट्टी के दाने को खोजें और उसे पानी दें ताकि वह फिर से नरम हो सके और इस तरह नगर में शांति लौट आए। लोग अब दान करते समय सोचते, संतों की बातों को परखते और जरूरतमंदों की सेवा में जुटते। बीरबल का नाम फिर से सभी के दिलों में सम्मान के साथ गूंजा, पर वह खुद उसी तरह शांत और विनम्र रहा। उसकी मुस्कान में वही सूझबूझ और मानवीयता की चमक बनी रही जिसने एक बार फिर से सच्चाई को उजागर किया और ढोंगी को उसका सच दिखा दिया। संत ने बड़ी नाटकीयता के साथ अपनी झोली खोली और उसमें से कुछ सूखे फल और चावल निकाले, पर जब उसे असली दिखने वाले खाने का प्रबंध करने का मौका मिला, उसने संकेत करके अपने सहयोगी को भेजा और वही आदमी बाजार से तैयार भोजन लाकर मंच पर रख दिया। संत ने पूरे नाटकीय अंदाज में उसे बांट दिया और खुद एक कोने में बैठकर उन लोगों की ओर देखता रहा। बीरबल के छुपे हुए जासूसों ने नोट किया कि असल खाना बाहर से आया था, संत के हाथों से नहीं। भीड़ ने सोचा कि यह भीस भूत की तरह सेवा है, पर बीरबल ने हर एक कदम का प्रमाण इकट्ठा कर लिया था। दूसरे कार्य में कुएं के पास सफाई का दान दिखाने को कहा गया। संत ने शोरगुल मचाकर कहा कि पानी पवित्र है और वह स्वयं कुएं की साफ सफाई करेगा। पर जब उसे वास्तविक मेहनत करनी पड़ी, झाड़ू पकड़नी, कचरा हटाना, तो उसने चुपके से कुछ नौकरों को भेज दिया जो रात को आकर बहादुरी से मेहनत कर लें। संत बस भाषण देता रहा। तीसरे कार्य में एक दुर्बल व्यक्ति जिसे जकड़ा हुआ दर्द था मंच पर लाया गया। संत ने अपने हाथ रखने का नाटक किया, कुछ दिनों के लिए उसे आशीर्वाद देने को कहा, पर बीरबल ने देख लिया कि उस रोगी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। असल में रोगी ने कहा कि उसके आधे तो उसके परिवार वाले ही उसे इस बाजार के चक्कर में लाए थे। जब तीनों घटनाएं हुई और प्रमाण मिल गए, तब बीरबल ने सबूत के साथ सार्वजनिक रूप से संत को आमने सामने कर दिया। वह आया और कहा, संत जी, आपसे मेरी एक गुहार है। आपने बहुत लोगों का विश्वास जीता, पर जनता का विश्वास धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि आप सच में पवित्र हैं, तो इन सब कार्यों को दिल से करें, न कि दिखावे के लिए। संत ने पहले तो शह दिया, पर जब बीरबल ने उन सभी छिपे हुए लिफाफों, रसीदों और बाजार में देखे गए आदान प्रदानों को सार्वजनिक किया, तो भीड़ का स्वभाव बदल गया। कई लोग भरी आवाज में बोले कि वे अपमानित हुए हैं। कुछ ने संत का विरोध करना शुरू कर दिया। संत की असलियत खुली, वह डर गया और उसके सहयोगी भागने लगे। कई ने अपना चेहरा निकाला और कबूल किया कि वे संत की नाटकबाजी में शामिल थे। बीरबल ने उस पूरे नाटक को केवल सजा देने के लिए नहीं किया। उसने उन्हें सुनने के बाद कहा कि उन्हें सार्वजनिक काम में लगाया जाएगा। जो लोग लालच में पड़े थे, उन्हें दंड के साथ सुधार का अवसर दिया गया। अकबर ने समाज के लिए कुछ नियम बनाए कि किसी भी साधु या संत के दावे का औपचारिक जांच होनी चाहिए और दान सार्वजनिक योजनाओं में बंटवारा होना चाहिए ताकि गरीबों का फायदा हो। कहानी का सबसे मार्मिक पल तब आया जब संत के सामने वह बूढ़ा किसान रखा गया जिसने अपनी रोटी दी थी। संत की झूठी दया की पोल खुल चुकी थी, पर बीरबल ने उस किसान से पूछा कि क्या उसने संत के साथ कुछ बुरा अनुभव किया। किसान की आंखें नम थीं, पर उसका शब्द साफ था, मैंने सोचा था कि संत हमें दया देगा, पर उसने मेरी रोटी चुरा ली। पर मैं उसे कोसता नहीं, मैंने वह रोटी दिया था क्योंकि मुझे लगा कि यदि मैं इसे किसी के नाम पर दान करूंगा तो मेरे परिवार की रक्षा होगी। पर अब मैंने सीखा कि दया न केवल देने में है, उसे समझने में भी है। उस किसान के शब्दों ने भीड़ के दिल पिघला दिए।
अंत में संत को कड़ी फटकार मिली, पर बीरबल ने उसे दंड देते हुए भी उस मार्ग पर लौटने का अवसर दिया। उसे नगर की सफाई और सार्वजनिक कार्यों में लगाया गया ताकि वह जान सके कि सेवा दिखावे से नहीं, कर्म से होती है। उसके सहयोगियों को भी समाज में काम देकर सुधरने का मौका दिया गया। अकबर ने भीड़ से कहा कि हम सबने मिलकर इस धोखे को न केवल उजागर किया बल्कि उससे सबक भी लिया। कहानी का असली सबक यह था कि आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना जरूरी है। बीरबल ने न केवल एक ढोंगी संत की पोल खोली बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि वे अपनी सहानुभूति को नखरे में न बदलें। दान और श्रद्धा का सही उपयोग समाज को मजबूत बनाता है। नगर में अब फिर से सच्चे साधुओं का आदर हुआ और झूठे लोगों के लिए रास्ते सख्त कर दिए गए। किसी दिन जब बीरबल अकेले महल के बगीचे में टहल रहे थे, अकबर उनके पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुमने फिर एक चाल चली, फिर सबका विश्वास वापस दिलाया। पर बताओ, क्या संत जी के पास कभी कोई सच्चा दिल भी था? बीरबल ने थोड़ी ठहाके भरी हंसी में कहा, शहंशाह, दिल तो हर किसी के पास होता है, पर कभी कभी वह पत्थर से भी कठोर हो जाता है। हमारा काम यही है कि हम पत्थर के नीचे छुपे मिट्टी के दाने को खोजें और उसे पानी दें ताकि वह फिर से नरम हो सके। और इस तरह नगर में शांति लौट आई। लोग अब दान करते समय सोचते, संतों की बातों को परखते और जरूरतमंदों की सेवा में जुटते। बीरबल का नाम फिर से सभी के दिलों में सम्मान के साथ गूंजा, पर वह खुद उसी तरह शांत और विनम्र रहा। उसकी मुस्कान में वही सूझबूझ और मानवीयता की चमक बनी रही जिसने एक बार फिर से सच्चाई को उजागर किया और ढोंगी को उसका सच दिखा दिया।